कल का जो समझाया था होपफुली समझ में आया होगा। आज उसी यूनिट को कंप्लीट करेंगे आखिर तक। यूनिट 1 ही कंप्लीट करेंगे आज। करीबन करीबन मान के चलिए 1 घंटे का लेक्चर रहेगा। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो समझने ज़रूरी हैं। एक बार समझ में आ जाते हैं तो उसके बाद थ्योरी अपने आप से बन के निकल के आ जाएगा अंदर से। ठीक है, समझ में नहीं आएंगे तो फिर ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा, किधर का कुछ भी। तो हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कल? क्लोट डिटेक्शन वाला कंप्लीट हो गया था अपना, है ना? चलिए जी, तो आज जो है हम ये मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ ब्लड, हालांकि ये कल ही पढ़ चुके हैं सारा का सारा। जो हमने थ्योरी कंप्लीट की थी उसमें सारा आ गया था, बट अभी स्लाइड्स में भी है तो यहाँ से भी एक बार फिनिश कर लेते हैं। तो जो यूनिट 1 लेक्चर हुआ था उसके बाद का ये पोर्शन है, ये पार्ट 3 बन रहा है उसका। उसके लिए तीसरा लेक्चर चल रहा है अभी यूनिट 1 के लिए। आज यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ ब्लड क्लोटिंग एंड फिब्रिनोलाइसिस। यानी कि पहले ब्लड क्लोट होगा, उसके बाद जो फिब्रिन बना है क्लोट होने के बाद उस फिब्रिन का क्या होगा, डिजोल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, फिब्रिनोलाइसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग की थोड़ी बातें करेंगे कि वो क्लोट डिजोल्व कैसे हो रहा है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिब्रिनोलाइसिस। क्योंकि फिब्रिन क्या था, इससे ही तो क्लोट बन रहा था ना, और इस फिब्रिन का लाइसिस कर देंगे तो वो क्लोट डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये सारा होता कहाँ पे है, जो वेस्कुलर एंडोथेलियम होती है। वेस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स की बात चल रही है, और उन ब्लड वेसल्स के भी अंदर एंडोथेलियम की बात चल रही है। तो वेस्कुलर एंडोथेलियम जब डैमेज होती है, हमने बात करी थी, तो मैंने शायद ये वाला पॉइंट नहीं बताया था, ये एंडोथेलियम होती है, ऐसे एंडोथेलियल सेल्स रहती हैं। जैसे ये डैमेज होती हैं, इसके अंदर एक कोलेजन रहता है। ठीक है, जैसे ही वो कोलेजन वाला पार्ट एक्सपोज हो जाता है, वैसे ही क्या होता है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस स्टार्ट हो जाता है। प्राइमरी हीमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि प्लेटलेट्स जाकर के वहां पे अडेयर करेंगी, चिपकेंगी, उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाएंगी और ज़्यादा प्लेटलेट्स को बुलाएंगी, उनका एग्रीगेशन वहां पे हो जाएगा बेसिकली। और वो प्लेटलेट्स उस इंजरी पे, उस साइड पे जाकर के जब चिपक जाती हैं, तो उससे जो ब्लड बाहर जा रहा था या ब्लीडिंग हो रही थी या हो सकती थी, उसको रोक लिया जाता है। ठीक है, इसको हमने बोला था प्राइमरी हीमोस्टेसिस। तो यहाँ पे 2 बातें कर रहे हैं, ब्लड कोगुलेशन की और ब्लड क्लोट डिजोल्यूशन की। ठीक है, तो ब्लड कोगुलेशन में बोल दूं या क्लोट बोल दूं, एक ही बात है। हमने एक बात करी थी कि वोन विलीब्रेंड फैक्टर एक होता है, इसका काम क्या होता है, हमने कल बताया था। जो प्लेटलेट्स होती हैं, उन प्लेटलेट में से वोन विलीब्रेंड जो फैक्टर है वो निकल करके बाहर आता है। बाहर कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा ऑब्वियसली। और कौन सी साइड पे आएगा ब्लड में, जो वेस्कुलर एंडोथेलियम है, या मैं बोलूं जो ब्लड वेसल की एंडोथेलियल सेल्स हैं जहां से वो डैमेज हुई है, वहां पे आएगा। अब ये डॉक्टर केपी ने पूछा था कि वोन विलीब्रेंड फैक्टर जो है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो 1-2 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमने बताया था कि प्लेटलेट से वोन विलीब्रेंड फैक्टर निकलता है। क्यों निकलता है, ताकि बाकी की जो प्लेटलेट्स हैं वो भी उधर आकर के इकट्ठा हो जाएं, वो स्टिक करने लगे। अब वोन विलीब्रेंड फैक्टर क्या सिर्फ प्लेटलेट से निकलता है क्या? नहीं, जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं उसके अंदर भी, चलो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप ये समझिए, जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं उसके अंदर से भी वोन विलीब्रेंड फैक्टर निकलता है। ठीक है, क्यों निकलता है, जैसे ही इंजरी होगी तो उस टाइम पे वोन विलीब्रेंड फैक्टर उस एंडोथेलियल सेल से भी निकलेगा। क्योंकि वहां पे फॉर एग्जांपल आप इसको थोड़ा सा ऐसे दिमाग से इमेजिन कीजिएगा, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, यहाँ पे डैमेज होता है, कोलेजन था यहाँ पे, ये एक्सपोज हो जाता है, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, वोन विलीब्रेंड फैक्टर निकलेगा। ठीक है, जो प्लेटलेट्स घूमती हैं उन प्लेटलेट्स के अंदर भी वोन विलीब्रेंड फैक्टर होता है। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर जो 8th फैक्टर होता है ब्लड का, थोड़ा सा इसका साउंड आप कम करें, जो प्लाज्मा के अंदर 8th फैक्टर होता है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो वहां पे भी उसके साथ भी वोन विलीब्रेंड फैक्टर आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये क्या बताया मैंने आपको, ये प्लेटलेट्स बताई, प्लेटलेट्स के अंदर वोन विलीब्रेंड फैक्टर है, एंडोथेलियल सेल्स के अंदर भी वोन विलीब्रेंड फैक्टर है, प्लस में जो प्लाज्मा होती है, उस प्लाज्मा में जो ब्लड कोगुलेशन के लिए 8th फैक्टर होता है, उस 8th फैक्टर को कि उसके अंदर नहीं होती है, उसके साथ चिपकी रहती है। कौन, ये फैक्टर इसके साथ स्टिक रहता है। वोन विलीब्रेंड फैक्टर किसके साथ, जो 8th फैक्टर है ब्लड कोगुलेशन में, उसके साथ ये चिपका रहता है। क्यों चिपका रहता है, क्योंकि इसके चिपकने से जो 8th फैक्टर है वो काफी लंबे टाइम तक एक्सपायर ना हो, काफी उसकी जो एज है वो बढ़ जाती है, किसकी, फैक्टर 8th की। लेकिन मेन जो काम है वोन विलीब्रेंड फैक्टर का, वो क्या काम है, जैसे ही इंजरी होती है वहां पे प्लेटलेट्स का आना, और प्लेटलेट्स
आ चुकी हैं तो बाकी की प्लेटलेट जो आ रही हैं उनके लिए एक स्टिकीनेस प्रोवाइड करना, ताकि सारी की सारी प्लेटलेट्स आकर के चिपक जाएं, एग्रीगेट करने लग जाएं, ठीक है, इकट्ठी हो जाए, क्लम्प बन जाए, ताकि यहां से जो ब्लड निकल रहा था वो ना निकल पाए। अब देखिए जहां पे इंजरी हुई है वहां से तो वॉन विली ब्रांड फैक्टर निकलेगा ही, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है, जो प्लेटलेट्स यहां पे आ रही हैं उनके अंदर से भी निकल रहे हैं, ठीक है। अब तीसरी बात क्या है, जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसमें 8th फैक्टर के साथ ये जुड़ा होता है, जैसे ही इंजरी होती है तो यहां से ये हट जाता है, और ये हटने के बाद ये भी यहां पे चिपक जाता है। तो 8th फैक्टर से भी ये अगर हट रहा है, सेपरेट कर रहा है, तो 8th फैक्टर भी एक तरह से काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इंट्रिंसिक पाथवे में पढ़ा था 12th फैक्टर 11th को करता है, 11th 9th को करता है और 9th 8th को करता है। तो बेसिकली वहां पे 8th फैक्टर भी फ्री हो रहा है। तो कब फ्री हो रहा है वो एक आइडिया लग गया अपने को। बहुत ज्यादा चीजों को लिंक करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ समझने के लिए लिंक करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अपने को पता लग रहा है कि हाँ ये देखो यहाँ पे वॉन विली ब्रांड फैक्टर के साथ ये अटैच्ड होता है, यहां से हट जाएगा तो ये यहां से भी निकल जाएगा। तो अगर मैं एक लाइन में कंक्लूड करना चाहूं, सीधी सी बात ये है, वॉन विली ब्रांड फैक्टर जो प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन में हेल्प करता है, एक स्टिकीनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है जी, बस बात खत्म होगी। अब कोई बोले वॉन विली ब्रांड डिसीज की अगर कोई बात करने लगे, इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? इसका मतलब हम बात कर रहे हैं जो प्लेटलेट्स को चिपकाने का काम करेगी, जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस का काम करेगी, कौन? VWF फैक्टर। अगर किसी में VWF फैक्टर नहीं है तो क्या होगा? प्लेटलेट्स इकट्ठा नहीं होंगी, स्टिक नहीं करेंगी, एग्रीगेट नहीं करेंगी, और वो एग्रीगेट नहीं करेंगी तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस नहीं बनेगा, और एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो बहुत ही लेट रुकेगी, क्योंकि कोगुलेशन पाथवे से देखना पड़ेगा। तो प्राइमरी मतलब उसकी ब्लीडिंग रुकने के चांसेस कम है। जैसे अपना होता है ना, ब्लीडिंग आने के बाद तुरंत रुक जाती है, उसमें नहीं रुकेगी, क्योंकि उसमें प्राइमरी हेमोस्टेसिस क्या है? अब्सेंट है। प्राइमरी हेमोस्टेसिस मतलब प्लेटलेट्स जो जाकर के स्टार्टिंग में उस साइट को ब्लॉक कर देती हैं, और प्लेटलेट्स को चिपकने के लिए क्या चाहिए? वॉन विली ब्रांड फैक्टर चाहिए। अगर किसी में ऐसे जीन्स नहीं है जो वॉन विली ब्रांड फैक्टर को बनाते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? इस जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में हिमोरेजिक डिसऑर्डर होगा। और क्यों होगा? अगर वॉन विली ब्रांड फैक्टर नहीं है तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर वॉन विली ब्रांड फैक्टर एब्सेंट है तो क्यों उसके अंदर प्राइमरी हीमोस्टेसिस नहीं हो पा रहा है, और क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि उसको हम हिमोरेजिक डिसऑर्डर्स के अंदर कंसिडर करेंगे, ठीक है साहब। एंडोथेलियल सेल बैरियर फंक्शंस, इसमें देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। इंटैक्ट एंड हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स form a physical barrier that prevents the exposure of underlying tissue to the blood component, reducing the risk of clot initiation। ये बोलना चाह रहा है कि अगर नॉर्मल ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल से, तो जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो इंटैक्ट होती हैं, और उनके, मैंने बताया यहाँ पे कोलेजन होता है, ये डैमेज होगी, कोलेजन के एक्सपोजर में आएगा तो इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एंडोथेलियल सेल्स बिल्कुल इंटैक्ट होती हैं, तो ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे बिना बात के आपका क्लोटिंग प्रोसेस जो है वो इनिशिएट नहीं होगा, ठीक है जी। बस इतनी सी बात बोलना चाह रहे हैं। नेचुरली ऐसे बिना इंजरी के क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि एंडोथेलियल सेल्स बैरियर फंक्शन है। जो कोलेजन होता है उसके जैसे ही एंडोथेलियल डैमेज होगी तो कोलेजन के कॉन्टेक्ट में ब्लड आएगा, और उसके बाद ये इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। बट यहां पे बोलना चाहता है जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो एक बैरियर की तरह काम करती हैं। उनका फंक्शन क्या है? एंडोथेलियल सेल्स का फंक्शन क्या है? दे वर्क एज एन बैरियर, ठीक है। बैरियर मतलब जो ब्लड है और जो एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर कोलेजन फैक्टर है, उस ब्लड को कोलेजन फैक्टर के कांटेक्ट में वो नहीं आने देती है। इट वर्क लाइक एन बैरियर अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट ब्लड, ठीक है जी। की फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द कोगुलेशन प्रोसेस, सब पढ़ चुके हैं, एक बार मैं रीड करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है साहब। क्लोटिंग फैक्टर, फिब्रिनोजन हुआ, थ्रोम्बिन हुआ, फैक्टर 1 थ्रू, ये आपका फैक्टर 13 भी बोल रहे हैं इसमें, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ भी देंगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। ये बोलना चाह रहा है इट इंटरेक्ट इन ए कॉम्प्लेक्स कैस्केड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस टू फॉर्म अ ब्लड क्लॉट। आप सिर्फ इतना लिखाना, क्लोटिंग फैक्टर में फिब्रिनोजन थ्रोम्बिन काम आ रहा है, उतने में भी कम काम चल जाएगा आपका। फैक्टर 1 से लेकर 3 तक वैसे जितने भी होते हैं सारे ही काम आते हैं, तो इनको भी आप सिंपली बोल सकते हो, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे, फर्स्ट से लेकर 3 वाले आते हैं, वो बड़ी जनरल सी बात है, ठीक है। एंडोथेलियल सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, 1-2 बातें और हैं। एंडोथेलियल सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल को लाइन करती है एंडोथेलियल सेल्स, एंड दे रिलीजेस ए सब्सटेंस सच एज प्रोस्टासाइक्लिन, अब ये नई चीज है, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसको नाइट्रिक ऑक्साइड को तो गलती से भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन होता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या करती हैं?
रिलीज करती हैं। और उससे वो क्या मेक श्योर कर रही हैं, क्यों कर रही हैं वैसा, बोलते हैं कि यार चिल रहो, कोई टेंशन नहीं है, इंजरी विंजरी कुछ नहीं है। मतलब ये लगा लो वो हैप्पी हार्मोन है एंडोथेलियल सेल्स के, अगर वो रिलीज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, दैट इनहिबिट द क्लोट फॉर्मेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। मतलब वो चिल है, वो खुश है, एंडोथेलियल सेल्स वो खुशी के हार्मोन है। और खुशी के हार्मोन क्या है, मतलब वो बोल रहे हैं कि क्लोट फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, इनहिबिट करके रखो उसको, टेंशन नहीं है हमें, बिल्कुल खुश हैं। तो खुशी में एक तरह से एंडोथेलियल सेल कौन से ऐसे सब्सटेंसेस को निकालेगी अपने अंदर से, जिससे क्या होगा, ब्लड कोगुलेशन को वो नहीं होने देंगे, प्रोस्टासाइक्लिन और नाइट्रिक ऑक्साइड। अब गलती से ये मत समझ लेना कि हाँ नाइट्रिक ऑक्साइड निकला था, प्रोस्टासाइक्लिन हाँ ब्लड क्लोट में हेल्प कर रहा होगा, एंडोथेलियल से निकला था। ये नॉर्मल कंडीशन में निकलने वाले सब्सटेंसेस हैं एंडोथेलियल सेल से, जिससे ये मेक श्योर किया जाता है कि नॉर्मल कंडीशन में कोई ब्लड क्लोट ना हो। तो ये एंडोथेलियल सेल्स के बारे में हम ये जानकारी भी ले चुके हैं एक अच्छी। ठीक है साहब, प्लेटलेट्स में आपको पता है कि एडहेयर करके वो जो एक्सपोज्ड कोलेजन होता है एंडोथेलियल सेल्स के बाद, उसके ऊपर क्या होता है, ये एडहेयर करते हैं और इसको वो मेक श्योर करते हैं कि ब्लड उसके कांटेक्ट में फिर से ना आए, प्राइमरी हीमोस्टेसिस कर देते हैं। उसके बाद वो पाथवे स्टार्ट हो जाता है आपका ब्लड क्लोटिंग वाला। ठीक है जी। कैल्शियम आयन का आपको सबको पता है क्या काम होता है, कोगुलेशन कैस्केड के अंदर काम होता है इसमें, ये इट विल हेल्प टू स्टेबलाइज दैट मैश नेटवर्क। ठीक है, एंड एक्टिवेट दीज फैक्टर्स लीडिंग टू फिब्रिन फॉर्मेशन। क्योंकि मैंने आपको बताया था इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे में कैल्शियम जो होते हैं और फोस्फोलिपिड जो होते हैं वो मिलकर के काम करते हैं। इवन 10th फैक्टर जब एक्टिवेट हो जाता है उसके साथ भी कैल्शियम और फोस्फोलिपिड आ करके काम करते हैं, उसके बाद ही वो 5th फैक्टर को एक्टिवेट करता है, फिर वो प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, आगे सब पता है आपको। विटामिन के बारे में क्या बोलना चाह रहा है, ये बता रहे हैं कि इट इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेवरल क्लोटिंग फैक्टर। कौन से इंक्लूडिंग फैक्टर 2 जिसको प्रोथ्रोम्बिन हमने बोला था, फैक्टर 7th, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10th। ए डेफिशिएंसी इन विटामिन के कैन इंपेयर द कोगुलेशन प्रोसेस। हमने मिनरल्स में भी पढ़ा था और विटामिन में भी पढ़ा था। ये विटामिन जो के होता है या क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, किसके लिए, ब्लड कोगुलेशन पाथवे के लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि ये तो बच्चों वाली बात है, हमें थोड़ा सा डिटेल में बताओ कि विटामिन के ब्लड कोगुलेशन में सच में कैसे हेल्प करता है, ये देखो सच में कैसे हेल्प कर रहा है, ये ऐसे ही हेल्प कर रहा है। फैक्टर 2, फैक्टर 7, 9 और 10। तो यहां पे लिख दो थोड़ा, 2, 7, 9 और आपका 10। ये 4 फैक्टर को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, कौन, विटामिन के। और ब्लड कोगुलेशन के फैक्टर 2, 7, 9 और 10 को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। तो विटामिन के का इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है इन द ब्लड कोगुलेशन। आपको ये भी डिटेल में पता है। अब ये 4 फैक्टर के साथ इसका रहता है। ठीक है, हालांकि आप लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं, बट स्टिल अगर इस पॉइंट को अगर आप सब्जेक्टिव में लिख करके आते हैं तो यू हैव टू मार्क इट, उसको डबल अंडरलाइन कर देना, ताकि टीचर क्या हो जाए, टीचर खुश हो जाए कि वाओ, इनको तो ये भी बताया कि 2, 7, 9, 10 को कर रहा है, कि बच्चे तो मतलब ये बड़े जबरदस्त बच्चे हैं। ठीक है जी, अगर मेहनत कर रहे हो तो उसको अंडरलाइन करना मत भूला करो। ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स की बात कर लेते हैं। नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स इन द ब्लड सच एज एंटीथ्रोम्बिन एंड प्रोटीन सी। मैंने आपको बताया था प्रोटीन सी एंड एस बताया था कल। एक मैंने आपको बताया था, क्या याद है किसी को, टिश्यू फैक्टर वाला, टिश्यू फैक्टर इनहिबिटर पाथवे, एक ये भी चलता है। एक मैंने बताया था प्रोटीन सी एंड एस होते हैं, और एक आपका एंटीथ्रोम्बिन मैंने बताया था आपको। ठीक है, अगर किसी को याद है तो। ये तो नेचुरली ही ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, जो कोगुलेशन वाला पाथवे चल रहा था उसको स्टॉप करने में हेल्प करते हैं। और एक क्या होता है, अगर आप मेरे को बताना चाहे, अगर मैं बोलूं कि हमें बताओ कोई ऐसा एंटीकोगुलेंट जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, जो नॉर्मली हम बोल देते हैं नेचुरल होता है, वो एच से स्टार्ट होता है, वेरी गुड, हिपैरिन होता है। ये क्या है, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड के अंदर ही आपको मिलता है। ठीक है जी, बॉडी से ही प्रोड्यूस होगा ऑब्वियसली। इट वर्क बाय एनहांसिंग द एक्टिविटी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन थर्ड। क्या करता है ये, एंटीथ्रोम्बिन थर्ड की एक्टिविटी को एनहांस करता है। इट इज ए नेचुरल इनहिबिटर ऑफ थ्रोम्बिन एंड अदर क्लोटिंग फैक्टर। देखिए यूजुअली क्या होगा, यूपीएससी में आपका ब्लड कोगुलेशन पाथवे का आएगा, आपको थोड़ा सा फिनिशिंग देते हुए ये चीजें लिख देनी है कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स, उसके बाद आपका जो सिंथेटिक होते हैं उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं, बस उनके एग्जांपल दे सकते हैं, इतना बड़ा नहीं आएगा। बट इन दैट केस आपसे बोलते हैं कि आप सारे कोगुलेंट्स कौन से होते हैं सबको बताओ, सबके नाम बताओ और सबकी प्रॉपर्टीज और फंक्शन बता दो। तो उस केस में तो अपने को याद करना पड़ेगा। हालांकि चांसेस बहुत कम होते हैं कि इतनी डिटेल में जाकर के ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि वो यूपीएससी का एग्जाम है, कोई पीएचडी का एग्जाम नहीं है। वहां पे वो लोग ढूंढ रहे हैं कि बेस्ट आईएएस कौन बन सकता है। तो जो डेप्थ में जा जाके साइंटिस्ट की तरह पढ़ रहे हैं
वो उनका वो मकसद नहीं होता, आप समझिएगा। हमेशा उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो जनरल सारी चीजों के बारे में उनको आइडिया है कि नहीं है। क्योंकि देखो आईएएस का मतलब क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको किसी चीज में एडमिनिस्ट्रेशन करना है, किसी कंपनी में ही, आप देश को छोड़े एक मिनट के लिए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो आपको हर एक टास्क में बिल्कुल स्किल्ड होना जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि स्किल्ड लोग तो आपके नीचे काम करेंगे, वो स्किल्ड लोग हैं आपके नीचे जो काम करेंगे। आपको वो स्किल्ड पर्सन की तरह काम नहीं करना है, इतना स्किल्ड नहीं बनना है पर्टिकुलर फील्ड में। जो ऑलरेडी स्किल्ड पर्सन हैं, आपको उनको कंट्रोल करना है, उनको मैनेज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है आपको। तो उसके लिए आपको हर चीज का एक जनरल आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए एक जनरल आइडिया ही लेकर के हम चलते हैं, और जनरल से क्वेश्चन भी एग्जाम में देखे जाते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा, कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि वो चाहते हैं, वो उनको ये नहीं देखना कि आपने पूरा पीएचडी किया है, क्या डेप्थ में आपको पता है क्या चीज होगा। उनको चाहिए कि एक जनरल आइडिया इस बच्चे को है या नहीं है। तो हम ये जो कॉन्सेप्ट समझते हैं, इससे क्या है कि दो चार चीजें हम ऐसी लिख सकते हैं जिनको उनको पता लग जाए कि यार इनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, इनका प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा है, इनको एक ओवरव्यू पता है इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। और बाकी के सब्जेक्ट में भी ऐसा ही रहता है, जो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट रहते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स में क्वेश्चन नहीं आते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, जो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो बहुत ही ज्यादा डिटेल में है, अगर आप उसको छोड़ भी देंगे या कम अटेम्प्ट करेंगे, तो सबके साथ वो वही हो रहा है, उसमें कुछ बहुत अलग चीज नहीं हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं, जैसे ही आप सोचते हैं कि एक जनरल सा आइडिया हमें लेना है चीजों का, एक मोटे तौर से हमें आइडिया पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप जनरल आइडिया लेंगे तो आपको 10% ही मेहनत करनी पड़ेगी, वहां से आपका 80% रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप 90% करने की ट्राई करेंगे तो सारा टाइम जनरल स्टडीज का, प्री का, सब कुछ सी सेट वाला यहां पे ही देना पड़ेगा। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। तो तरीका ये होता है, 10% मेहनत करें, जनरल चीजें लेकर के चलें सारी की सारी, ताकि मेमोरी अपनी सारी यहां पे ही ना लग जाए, और उसके बाद जो बाकी का समय है वो जीएस को दिया जाए। इसमें टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाया जाता है। आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, आप प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर सिलेबस पूरा कंप्लीट कर पा रहे हैं, उसको रिवाइज कर पा रहे हैं, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बजाय कि आप बहुत ज्यादा डेप्थ में घुसे जा रहे हैं। देखो सर, हमें कितना ज्ञान है, हमें कितनी नॉलेज है, कोई नहीं पूछेगा। इतने बड़े बड़े ज्ञानी राजेंद्र नगर में घूमते हैं, आप लोगों की मुलाकात भी हुई होगी शायद, तो उनको ज्ञान बहुत होता है, हमसे बहुत ज्यादा ज्ञान होता है उनको, लेकिन वो ज्ञान किसी काम का नहीं होता, उनके नंबर भी नहीं लेके आ सकते हैं वो उस ज्ञान से। क्यों? क्योंकि वो बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं, उतनी डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, जनरल सी चीजें आती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर कोई ऐसा है जिसको लगता है कि हाँ सर बहुत मजे आ रहे हैं और क्यूरियोसिटी हो रही है, बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, तो प्लीज रुक जाइए, उतने डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है। जितनी डेप्थ में हम चले जाते हैं, वो भी मुझे लगता है कि कई बार कुछ टॉपिक्स में थोड़ा सा उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, बट कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए, और बार बार उसको रिपीट करना वो इसलिए मैं करता हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सभी टॉपिक्स में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं उतरना है। किसी टॉपिक्स को हम अगर बोल करके ऐसे खत्म कर देते हैं, आप कॉमन सेंस से समझ लिया करें कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इसलिए सर ने जल्दी से निकल गए होंगे, है ना। तो ऐसे ही चलो ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं, बट बहुत कम, यानी कि 10% ही सिलेबस आपको सही मायने में करना होता है। जितना यूपीएससी ने दिया है उसमें से भी 10 से 15% ही सिलेबस ऐसा है जिसको आपको अच्छे से बार बार करना है। तभी मैं बोलता हूं कि बार बार आंसर राइटिंग करो। इसका मतलब ये नहीं कि जितने क्वेश्चन दिए सबको लिखते चलो, सबको लिखते चलो। अरे कम से कम 5, 7, 8 क्वेश्चन तो लिखो, एक तरीका तो सीख लो कम से कम कि कैसे लिखते हैं आंसर्स को। ऐसा नहीं है कि ओके जब टेस्ट होगा जब देखेंगे, जब लिखेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहो साथ के साथ, कौन मना कर रहा है आपको। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब एग्जाम आप लोग देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ बेहतर आंसर ही निकलेगा आपका। ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिस कर रहा है वो खराब आंसर लिख देगा, ओके। और कुछ ऐसा अलग चीज नहीं होती कि वो अलग से कुछ निकाल के कुछ ऐसा रहस्य आपको बता देंगे, सीक्रेट बता देंगे कि हाँ ऐसे लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आप लोग इतने समझदार हैं, इतने मैच्योर हैं, अगर आप खुद से भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने आंसर को देख करके जज कर सकते हैं खुद को कि हाँ यार मेरा आंसर ये मैंने ऐसे लिखा है तो इससे ये ऐसे बेटर हो सकता है। तो आप खुद को भी खुद से जज कर सकते हैं। हाँ जी, चलो अब ज्ञान ज्यादा हो गया, टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। चलिए, यहां पे हिपैरिन की हम बात कर रहे थे, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ये वारफेरिन जो है इसकी बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है, और ये विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं उनको क्या कर देता है, उनके साथ इंटरफेरेंस करता है, या मान लीजिए उनको ब्लॉक कर देता है। क्या क्या होते हैं विटामिन के वाले, हमने अभी देखा था पिछली स्लाइड में, 2, 7, 9 और 10। वारफेरिन भी क्या करता है, उन्हीं को करता है। अभी ये डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स हैं। किसी ने थ्योरी पढ़ ली होगी, बोल रहा होगा सर ये रुको रुको, यहाँ पे भी ये भी ओरल था, ये भी ओरल है, इसको इसके नीचे ले लेते।
भाई नहीं लिया क्योंकि ये स्पेशल है, इसकी लॉन्ग हिस्ट्री रही है, काफी लंबे समय से इसको यूज करते आ रहे हैं, इसको थोड़ी इज्जत देने के लिए थोड़ा सा ऊपर इसको अलग से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बाकी डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स में ये सारे एग्जांपल है, देख सकते हैं। याद करने की जरूरत है कि सर बहुत मुश्किल लग रहे हैं, मत करो याद, मैं तो बोलता हूं सोचना भी मत याद करने की, ठीक है। सिर्फ इतना याद कर लो कि हाँ एक डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स की एक कैटेगरी होती है। क्या? डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स की एक कैटेगरी होती है। नेचुरल हमारा हिपैरिन होता है, वारफेरिन को थोड़ा अलग से लिख करके हम बता सकते हैं, इतनी लॉन्ग हिस्ट्री रही है इसकी तो थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए इसको। अब यहाँ पे ये तीन देख लो। एंटी प्लेटलेट्स एजेंट मतलब वो एजेंट जो प्लेटलेट का नंबर कम कर देंगे। क्या? वो प्लेटलेट का नंबर कम कर देंगे तो क्लोट होने के चांसेस वैसे ही कम हो जाएंगे। और हम पढ़ क्या रहे हैं? वो तो सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, लेकिन ये एंटीकोगुलेंट्स पढ़ रहे हैं, क्लोट नहीं होने देंगे। अब क्लोट ना होने देने के एक तो नेचुरली तरीका है, एक ओरल वाला है जिसमें वारफेरिन सबसे ऊपर है, एक ये कैटेगरी लिख दी हमने डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स की, और दूसरा हमने क्या किया, एंटी प्लेटलेट्स जो एजेंट थे उनको हमने बता दिया ऐसे एजेंट्स जो प्लेटलेट का नंबर कम कर देंगे जिससे कोगुलेशन होने के चांसेस ही कम हो जाएंगे। और दूसरा क्या है, एक ये यहाँ पे थ्रोम्बोलाइटिक फिब्रिनोलाइटिक, इसको दोनों ही बोल देते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक या फिब्रिनोलाइटिक। क्योंकि देखो यार बेसिकली थ्रोम्बिन का अगर वो लाइसिस कर रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है, तो थ्रोम्बिन ही क्या कर रहा था आगे जाके, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदल रहा था, तो बेसिकली उसने वो भी कर दिया। इसका एग्जांपल क्या है? टीपीए। इसका एग्जांपल क्या है? टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, एंड दे आर यूज्ड टू डिसॉल्व एग्जिस्टिंग ब्लड क्लोट्स इन इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक और इस्चेमिक स्ट्रोक। वही आप सोच रहे होंगे कि सर फिब्रिन है तो फिब्रिन का मैच नेटवर्क बना हुआ है, अच्छा खासा सर, मतलब इतना बढ़िया क्लोट है हमारा, आप इसको डिसॉल्व क्यों कर रहे हो? हमारे साथ गलत कर रहे हो आप। नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, मायोकार्डियल का मतलब जो हार्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ आर्टरीज होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि इसको खुद को बेचारे को ब्लड, इसकी तो मसल 24 घंटे काम करती हैं, जब से पैदा हुए तब से आज तक कर ही रही है काम। अब इसको भी तो बेचारे को एनर्जी चाहिए ना। बोलोगे आयोटा इससे जाती है, निकलती है, सारी बॉडी में जाती है, इसको कैसे, मतलब इसको कैसे? इसके लिए भी आर्टरीज होती हैं जो इसके लिए न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन लेके जाती हैं, इसके लिए भी वेन्स होती हैं जो इससे न्यूट्रिएंट और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर निकाल देती हैं, ठीक है जी। तो जो हार्ट है आपका, उस हार्ट में आप मेरे को बता सकते हैं उस हार्ट के अंदर कौन सी आर्टरी सप्लाई देती है? क्या नाम होता है उन आर्टरीज का? कोरोनरी आर्टरीज। वेरी गुड जी। कोरोनरी आर्टरी का काम होता है हार्ट को न्यूट्रिएंट देना, ऑक्सीजन देना, और कोरोनरी वेन का क्या काम होगा? हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जाना और जो वेस्ट है उसको रिमूव करना, ठीक है। अब मायोकार्डियल इन्फाक्शन क्या होता है ये, या इस्चेमिक कंडीशन क्या होती है? देखो, इन्फाक्शन का मतलब कोई भी ब्लड क्लोट ब्लड में बना, किसी भी रीजन से बना, वो एक अलग बात है, 50 रीजन हो सकते हैं उसके। अब ब्लड क्लोट है और वो जाकर के कोरोनरी आर्टरी में या वेन में कहीं पे रुक जाता है, यूं ब्लॉक हो गया यहाँ पे। अब ब्लॉक हो गया तो उससे क्या होगा? जो ब्लड है उस ब्लड की सप्लाई आगे जा पाएगी क्या? और ब्लड की सप्लाई आगे नहीं पहुंच पा रही है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? ब्लड की सप्लाई रुक जाती है एक जगह पे और ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है, उसको इस्चीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको इस्चीमिया बोलते हैं। अगर ब्लड आगे जा रहा है बट ऑक्सीजन आगे नहीं जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको अनीमिया बोलते हैं, ठीक है। ईमिया जो है, ये आपको मैंने बताया था एक बार पहले भी, ईमिया से फील आना आपको चाहिए, कुछ ना कुछ बात चल रही है ब्लड के अंदर, अनीमिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन आगे नहीं जा रही है। इस्चीमिया मतलब ब्लड ही आगे नहीं जा पा रहा है, किसकी वजह से? मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हार्ट को, उससे क्या हो सकता है? हार्ट फेलियर हो सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि उसको हम कुछ इंजेक्शन के साथ, उंगली के साथ हटा देंगे। कोरोनरी आर्टरी है, पता नहीं है किधर है, हमें नहीं पता है क्लोट किधर है, हमें नहीं दिख रहा है वो, ठीक है। और दिख भी रहा है तो उसको कट लगा के ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? ये फिब्रिनोलाइटिक वाला या थ्रोम्बोलाइटिक वाला, ये थ्रोम्बोलाइटिक वाला या फिब्रिनोलाइटिक वाला क्या करेंगे? एंटीकोगुलेंट दे देंगे, जिससे जो क्लोट बना हुआ है ब्लड के अंदर उसको वो जल्दी से जल्दी डिसॉल्व कर दे और ब्लड को आगे जाने का थोड़ा रास्ता मिल जाए और जो इस्चीमिया हो रखा था वो खत्म हो जाए। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी इमरजेंसी सिचुएशन में इसको यूज करते हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और ये आपने थ्रोम्बोलाइटिक और फिब्रिनोलाइटिक लिख दिया, उसमें इतना मजा नहीं आ रहा है, बट इसकी कंडीशन को जब आप एक्सप्लेन करते हो कि ये कहाँ पे यूज होता है, वहां पे आपको बहुत मजा आने वाला है, टीचर को भी देख करके बड़ा अच्छा लगने वाला है, ठीक है, अगर वो एक्सप्लेनेशन पूछता है तो एंटीकोगुलेंट्स की। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, जो थ्रोम्बिन है उसको डायरेक्ट ही जाकर के इनहिबिट करेंगे ये,
ठीक है साहब। मेडिकेशन लाइक आर्गाट्रोबेन एंड बाइवेल्यूरुडिन डायरेक्टली इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ थ्रोम्बिन एज एन एसेंशियल क्लोटिंग फैक्टर। ये इतना वो नहीं है, मतलब समझ जाओ मैंने जो बताया, हिपैरिन, वारफेरिन, इसका सिर्फ नाम लिख देना। एंटी प्लेटलेट एजेंट में एस्पिरिन आप याद रख सकते हो, एंटी प्लेटलेट एस्पिरिन, ठीक है, इतना आसानी है याद करने के लिए, कर सकते हो इसको आप। थ्रोम्बोलाइटिक और फिब्रिनोलाइटिक में आप क्या बताएंगे, टीपीए, ये इंपॉर्टेंट है काफी, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है, ये टीपीए भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे एंटीकोगुलेंट का क्लासिफिकेशन पूछते हैं और एग्जांपल के साथ पूछ लेते हैं और उनके फंक्शन पूछ लेते हैं तो सीधा 10 नंबर में क्वेश्चन बनता है, मतलब बन सकता है, या इसके साथ थोड़ा सा कुछ और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इतना आप मेहनत करके याद कर सकते हैं। और आपका थ्रोम्बोलाइटिक में क्या कंडीशन बनती है, मायोकार्डियल इंफेक्शन में यूज करते हैं साहब, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर भी होते हैं, ठीक है जी। अब वैसे मोड ऑफ एक्शन वाली स्लाइड देखा जाए तो इससे पहले आनी चाहिए थी। ये सिंपली ये बोलना चाह रहे हैं जो एंटीकोगुलेंट्स हैं उनका मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है। इनहिबिशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर को क्या करते हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। हमने तो पूरा डिटेल में पढ़ लिया है कि कौन से फैक्टर को जाके वो इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। रिडक्शन इन थ्रोम्बिन प्रोडक्शन कर देते हैं, या फिर प्रिवेंटिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन, जो एंटी प्लेटलेट्स एंटीकोगुलेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को रुकवा देते हैं। किसी को याद है कि एंटी प्लेटलेट फैक्टर कौन सा था, याद है किसी को? मुझे तो याद नहीं, क्योंकि एंटी प्लेटलेट एंटीकोगुलेंट कौन सा था? चलिए कोई बात नहीं। एक्सटेंशन ऑफ क्लोटिंग टाइम, जो क्लोटिंग टाइम है या क्या करेंगे, वो क्लोटिंग नहीं होने देंगे, या जो क्लोट बना हुआ उसको डिजोल्व करेंगे। यही तो होता है ना एंटीकोगुलेंट, या तो क्लोटिंग नहीं होने देंगे या जो बना हुआ है उसको वो डिजोल्व करने का भी काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, फिब्रिनोलाइटिक जो था, फिब्रिन है जो उसको डिजोल्व कर देगा, हालांकि पूरा क्लोट नहीं बना होता, वो एक अलग बात है। और जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जो ऑलरेडी क्लोट बन करके वो इस्चीमिया हो रखा था वहां पे, तो उसको क्या कर देंगे, उसको डिजोल्व कर देंगे, डिजोल्यूशन कर देंगे उसका, ठीक है साहब। कोई बड़ी छोटी छोटी बातें थी, कोई बड़ी बात नहीं बोली मैंने अभी तक। आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लेकिन बिल्कुल भी। हिमोरेजिक डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। हिमोरेजिक डिसऑर्डर का मतलब क्या, जब ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग होने के बाद वो रुक नहीं पा रही है, क्या हो रहा है, वो क्लोटिंग नहीं हो पा रही है। तो ऐसा किस किस सिचुएशन में हो सकता है, एक सेकंड, ओके। आप कर दिया करें, कोई बात नहीं है, आप कर दो सेट इसको, आई एम जस्ट टेकिंग। कैमरा कुछ लेफ्ट राइट अगर हो, थोड़ा सा स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा हो तो आप बोल दिया करो बीच में, ठीक है। आप बैठे रहते हैं वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी ठीक है, कैमरे में सब कुछ आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है स्क्रीन, प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ओके जी, हाँ जी। तो सबसे पहला क्या है, हीमोफीलिया की यहां पे बात कर रहे हैं। अब हीमोफीलिया में ये बोलना चाह रहे हैं साहब, ये हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब कि इनहेरिट होके आता है पेरेंट्स से, हेरिडिटरी है, ठीक है। मतलब इसमें कुछ ऐसा इंजरी विंजरी नहीं हुआ है, इसके अंदर ऐसा कोई केमिकल या ड्रग्स नहीं लिए हैं उसने, उसकी वजह से उसको में कमी आई है कुछ, ये हेरिडिटरी है नेचर में। कौन, हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है, ये मेल्स को प्राइमरीली इफेक्ट करता है। क्या, ये मेल्स को प्राइमरीली इफेक्ट करता है। वो क्यों करता है, एजी में पढ़ेंगे, मेल्स को ही क्यों प्राइमरीली इफेक्ट कर रहा है, बड़ा आसान सा आंसर हो जाता है वैसे इसका। इट इज कोज्ड बाय द म्यूटेशंस इन जीन्स दैट कोड फॉर द क्लोटिंग फैक्टर के लिए जो जीन्स कोड करते हैं, उन जीन्स के अंदर ही क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। अब जो क्लोटिंग फैक्टर्स को ही बना रहे थे जीन्स, उनमें ही म्यूटेशन हो जाएगा तो क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, और क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा, हिमोरेजिक डिसऑर्डर हो जाएगा। अब ये कौन से वाले जीन्स को नहीं बना रहा है, कौन से, हमने बोला कि क्लोटिंग फैक्टर वाले जीन्स को नहीं बना रहा है। अब यहां पे एक आगे बात और बताई है कि वो जीन्स जो थे, वो जीन्स क्लोटिंग फैक्टर में ये 8th वाला और 9th वाला फैक्टर, यानी कि 8th और 9th फैक्टर जो रहते हैं ब्लड कोगुलेशन पाथवे में, उनको क्या फॉर्म नहीं कर पाते हैं वो जीन्स। तो अगर 8th वाला फैक्टर है जीन्स, अगर 8th वाला जो ब्लड कोगुलेशन में फैक्टर है, अगर उसको फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हीमोफीलिया ए, और अगर फैक्टर 9 को अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो बोलेंगे हीमोफीलिया बी। इस चीज को आप कैसे याद रख सकते हैं, 8 के साथ ए है, 9 के साथ बी है, बोलेंगे बड़ा इजी है सर, लेकिन कुछ लोग स्मार्ट बन जाते हैं। एक मिनट रुको, 12 से स्टार्ट, फिर 11 एक्टिवेट हुआ, फिर 9th हुआ, फिर 8th, फिर 10th, ऐसे ऐसे कर, सीधा इतना दिमाग नहीं लगाना है। 8 पहले आता है ना और 9 बाद में आता है, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, दैट्स इट, खत्म बस, ठीक है। इसमें उल्टा कर देते हैं कई बार बच्चे ज्यादा स्मार्ट बन के, तो अपने को ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, सीधा याद करना है 8 9 ए
और बी, ऐसे करके। तो हीमोफीलिया में क्या बताया, ये एक हेरिडिटरी ब्रीडिंग बोल रहा हूं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें जीन्स काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनमें म्यूटेशन हो जाता है। उससे क्या होगा, जो जीन 8th फैक्टर को प्रोड्यूस कर रहा था ब्लड कोगुलेशन पाथवे के लिए, वो 8th फैक्टर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और जब 8th फैक्टर मिसिंग होगा तो उसको हम बोलेंगे हीमोफीलिया ए। और जब 9th फैक्टर जो है, जो जीन से बन रहा था, अगर वो 9th फैक्टर नहीं होगा, जीन्स के थ्रू फॉर्म नहीं होगा, तो वी कॉल इट हीमोफीलिया बी। ठीक है जी। हीमोरेजिक डिसऑर्डर में सबसे पहला पढ़ा है हमने हीमोफीलिया, जिसमें हीमोफीलिया ए है और हीमोफीलिया बी है। अब देखिए दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज वोन विलीब्रेंट फैक्टर। ये तो इतनी बात कर चुके हैं इसकी, अभी तो सपने में घूमेगा आप लोगों के, VWF। ये जो फैक्टर की हम बात कर रहे थे, VWF, वोन विलीब्रेंट फैक्टर। तब वोन विलीब्रेंट फैक्टर अगर एब्सेंट होगा तो वी कॉल इट वोन विलीब्रेंट डिसीज। अब इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? वो फैक्टर कहां पे था? प्लाज्मा में 8th वाले के साथ अटैच होकर घूमता था, और कहां पे था? एंडोथेलियल सेल्स के अंदर था, और कहां पे था? प्लेटलेट्स के अंदर था। क्या काम था उसका? प्लेटलेट को एग्रीगेट कराने का उसका काम था, स्टिक करवाता था प्लेटलेट्स को, प्राइमरी हेमोस्टेसिस में हेल्प करता था। अगर वो फैक्टर एब्सेंट होगा तो क्या होगा? प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन नहीं होगा। यही काम होता है वोन विलीब्रेंट फैक्टर का। और वोन विलीब्रेंट फैक्टर एब्सेंट है तो वी कॉल इट वोन विलीब्रेंट डिसीज। बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके जी। अब आ जाओ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स एक ही बात होती है, किसी को नहीं पता हो अभी कोई ऐसा बेचारा हो, तो थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स एक ही बात होती है। ये हमने कल भी उसमें ब्रैकेट में लिखा भी हुआ था। तो प्लेटलेट्स बोल दो या थ्रोम्बोसाइट्स बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। तो ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अगर बोल रहा है, तो जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, साइट्स का मतलब क्या होता है? सेल्स हैं जो, क्या? थ्रोम्बो सेल्स हैं जो, या मैं बोलूं प्लेटलेट्स है जो, उनका नंबर जो है रिड्यूस हो जाएगा। पीनिया का मतलब नंबर उनका जो है, सेल्स का नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और प्लेटलेट्स का नंबर रिड्यूस हो जाएगा तो क्या प्लेटलेट्स ही कम हो जाएंगी, तो फिर वही प्राइमरी हेमोस्टेसिस भी नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? हेमोरेजिक डिसऑर्डर होने लग जाएगा। ठीक है साहब। अब ये आता है डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, जिसका हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ था जहां तक मुझे याद है। डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। तो डिससेमिनेटेड का मतलब क्या है कि सिर्फ एक जगह पे नहीं है, वो डिससेमिनेट होकर के अलग अलग जगह पे जा रहा है, बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगह पे जा रहा है। किस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आती है? ऑब्स्टेट्रिक्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई ट्रोमा हुआ है बहुत बड़ा उसमें आ जाती है, या कैंसर हुआ है तो उसमें आ जाती है, या बॉडी में सेप्सिस हुआ है। सेप्सिस का मतलब क्या होता है बताइए कोई मेरे को? पूछ तो लिया करो कम से कम, अगर नहीं बता पा रहे हो तो आंसर तो आपको आता नहीं है, इसका मतलब आप पूछा करो कि सेप्सिस का मतलब क्या होता है ना? ऐसे तो मजे नहीं आएंगे फिर। चलिए, अगर कोई पूछेगा तो ही बताऊंगा, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा अब। चलिए, तो डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन क्या होता है? इसमें बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहले क्या होगी? कोगुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, और कोगुलेशन के बाद क्या होगा? सडनली ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे क्या होता है? बहुत सारे मार्क्स दिखने लगते हैं बॉडी के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन उसको बोलते हैं, DIC। किस वजह से होता है? कोई भी ट्रोमा हो, कोई भी इंजरी हो बड़ी, मतलब ट्रोमा में आ जाता है वो, या कैंसर हो, या सेप्सिस हो, या ऑब्स्टेट्रिक्स, कोई भी कंडीशन हो जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है बेसिकली, ठीक है, या फिर अपनी बॉडी की सेल्स का जेनेटिक्स ही पूरा चेंज हो रहा है। जैसे कैंसर में इतना ज्यादा हैवी ड्रग्स लेते हैं वो, वहां पे उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। अब ये लास्ट वाला है कोनजेनाइटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स, इनका नंबर हुआ कम, पीनिया मतलब नंबर हुआ कम, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोल दो या बोल दो प्लेटलेट्स का नंबर कम हुआ। अब बोलोगे सर ऊपर पढ़ तो लिया था, फिर से क्यों पढ़ा रहे हो? यहाँ पे थोड़ा डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये जेनेटिक डिसीज होती है, किसमें? डॉग्स के अंदर होती है, जिसमें क्या प्रॉब्लम होगी? अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो वही प्लेटलेट्स एग्रीगेट नहीं करेंगे, अगर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी तो मुश्किल है रुकना, और उसको थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे मार भी दोगे तो ब्रूजिंग हो जाती है उससे, ठीक है, मार्क दिखने लगता है, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो रेड रेड हो जाता है कलर। ठीक है। अगर आपकी स्किन के नीचे जो वेन्स है छोटी छोटी, अगर हिट करते हो आप उनको, वो बस्ट हो जाती हैं, तो उनमें स्टॉप नहीं होगी, स्टॉप नहीं होगी तो ब्लड स्किन के नीचे चलता रहेगा, उससे रेड रेड मार्क हो जाएगा। और DIC में तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्ट पे क्या हो रहा है? एकदम से कोगुलेशन हो रहा है, कोगुलेशन के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो अलग अलग बॉडी पार्ट में सब जगह पे क्या हल्के हल्के रेड डॉट दिखने लगेंगे आपको, हल्की हल्की रेड लाइंस दिखने लगेंगे आपको, किसमें? DIC के अंदर। ठीक है साहब। अब मेरे को आप बोलो कि सर ये है ना, थोड़ा सा एक बार इसको कंक्लूड कर दो। देखो, हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, वोन विलीब्रेंट जो डिसीज है ये भी क्या है? ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। अब DIC को छोड़ दो, ये
कॉन्जेनाइटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी क्या है, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो बेसिकली डीआईसी एक ऐसा बच्चा जो अगर हमें कोई ट्रोमा होता है या किसी को कैंसर हो जाता है या किसी को एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, एकदम से बॉडी रिएक्ट कर रही है उस एक्यूट इन्फेक्शन में यानी कि सेप्सिस में, या फिर आपका ओब्स्टेट्रिक्स के अंदर जब ब्लड लॉस होता है बहुत ज्यादा, तो उन कंडीशंस के अंदर डीआईसी एक कंडीशन होती है जिससे हेमोरेजिक डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें क्या पढ़ा था हमने, अलग अलग जगह पे क्लोट हो जाएंगे बॉडी में और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, रेड कलर के मार्क दिखने लगेंगे। ठीक है, फिर हमने एक जनरल सा पढ़ा था थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब क्या होता है, उसको निकाल के फेंक दो बाहर, फेंक दिया। अब बचे क्या, 1 2 3 और 4, तो 4 में से 3 तो जेनेटिक ही हैं, क्या, हीमोफीलिया वाला, वॉन विली ब्रेन डिसीज वाला और कॉन्जेनाइटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वाला, और चौथा जो है जो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है बट अगर ट्रोमा है, कैंसर है कोई, या फिर आपका सेप्सिस है, तो इन केसेस में, या ऑब्स्टेट्रिक्स का कोई केस है तो उन केसेस में क्या होगा आपको, डीआईसी। तो ये सारे के सारे हमने क्या पढ़े यहां पे, हेमोरेजिक डिसऑर्डर्स। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हम पढ़ रहे हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप जो सिस्टम होता है उसमें आप सबको पता है या तो ए ब्लड ग्रुप होगा या बी ब्लड ग्रुप होगा या ए बी ब्लड ग्रुप होगा या फिर ओ ब्लड ग्रुप होगा। अब मेरा किस्मत से ओ ब्लड ग्रुप है, यानी कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। इसका मतलब ये है क्या, नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं अपना जो ब्लड है वो सबको दे सकता हूं, तो मैं यूनिवर्सल डोनर हुआ या यूनिवर्सल रेसिपिएंट हुआ अगर मैं सबको अपना ब्लड दे रहा हूं तो। क्या बात, रिप्लाई नहीं आ रहा आप लोगों का, क्या चल रहा है, डोनर होगा। ठीक है, थोड़ा देखो, कई बार क्या होता है कि मैं आंसर लेने के लिए नहीं पूछता हूं, बस ये देखने के लिए पूछता हूं कि आप अलर्ट होकर के बैठे हैं, क्योंकि अभी वीडियो का भी हम बोलते नहीं है कुछ की वीडियो ऑन करके बैठो आप लोग, तो बस मैं ये चेक करता हूं कि आप लोग अलर्ट हैं क्या, जो मैं बोल रहा हूं कि बिल्कुल वहां पे ही है, कुछ और चल रहा है दिमाग में, कोई फुटबॉल खेल रहा है ग्राउंड में जाके, ऐसा तो नहीं है। तो वहां पे थोड़ा आप एक्टिव रहेंगे तो देखो फायदा है। पहले हम वीडियो का बोलते थे ताकि आप लोग अलर्ट रहें, तो उसका भी हम बोलते नहीं है। अब कुछ दिनों बाद यहाँ पे रिप्लाई नहीं करेगा तो वो भी नहीं बोलेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन भी बंद हो जाएंगे और फिर सिलेबस एकदम से खत्म हो जाएगा। तो मैं वैसा नहीं चाहता हूं कि वैसा हो आपके साथ, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल एक एक चीज आपको पता हो। और करना क्या है, थोड़ा सा अलर्ट होकर के तो बैठना है ना, बिल्कुल एक्टिव होकर तो बैठना है ना, वो भी सिर्फ 1-2 घंटे के लिए बैठना होता है पूरे दिन में। चलिए जी, अब ए बी एक ब्लड ग्रुप में क्या बोलना चाहता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 एंटीजन्स। एंटीजन कौन से 2 एंटीजन है, या तो ए एंटीजन है, ये बी एंटीजन है। इसको समझ लेना, अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट रहता हो ना, ये हमेशा के लिए अपना डाउट क्लियर कर लेना आज, नहीं तो वो डाउट दिमाग में ऐसे ही रहेगा जिंदगी भर के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। वो कंफ्यूजन क्या होता है वो मैं बताता हूं अभी। नॉर्मली हम बोलते हैं जिसका ए ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन कौन सा है, एंटीजन ए है। एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनती है, बी के अगेंस्ट बनेगी। और अब इसमें ध्यान से समझना आप, जिसका ए ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन हम बोल रहे हैं ए है, और एंटीबॉडी किसके खिलाफ बन रही है, बी के। एंटीबॉडीज तो एंटीजन के खिलाफ बननी चाहिए। ए ब्लड ग्रुप है, मतलब कॉन्सेप्ट वाले बच्चे की बोल रहा हूं, प्रॉब्लम क्या होती है उनको पता हो, जो एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। और मैं बोल रहा हूं ए ब्लड ग्रुप है, ए ही एंटीजन है, तो एंटीजन ए के अगेंस्ट ब्लड में क्यों नहीं बन रही है एंटीबॉडी, एंटीजन क्यों बोल रहे हैं उसको, वो एंटीजन उसको इस बेसिस पे बोलते हैं कि अगर वो ए ब्लड ग्रुप अगर किसी दूसरी बॉडी में जाता है तो वो वहां पे एज एन एंटीजन काम करेगा। अपनी खुद की बॉडी का पार्ट है तो हमारे लिए तो वो कभी एंटीजन हो ही नहीं सकता, ये कॉमन सेंस है। बट यहां पे इसको एंटीजन इसलिए बोला जा रहा है, जैसे ही ये ए ब्लड ग्रुप दूसरी बॉडी में जाता है जिसका ब्लड ग्रुप ए नहीं है, बी है लगा लीजिए, तो वहां पे ये एंटीजन का काम करेगा, क्योंकि उसके लिए वो चीज क्या है, उस बॉडी के लिए बिल्कुल फॉरेन चीज है, नई चीज है एकदम से। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पे लगा लीजिए आपका ब्लड ग्रुप है ए और आपका हो जाता है एक्सीडेंट और आपका ब्लड हो जाता है बहुत ज्यादा लॉस, तो आपका जो ब्रदर है उसका ब्लड ग्रुप लगा लीजिए आप बी है। चलो इसका अभी उतना जेनेटिक्स समझ जाना, बट समझ लो ब्लड नहीं है, चलो आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपका जो फ्रेंड है उसका ब्लड ग्रुप है बी, तो क्या आप इसका ब्लड ले सकते हो क्या, ऑब्वियसली बात है नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, अब मैं ये भी बता देता हूं। यहां पे एंटीजन क्या था, ए था, मतलब ये इसके लिए एंटीजन नहीं है, तो खुद की बॉडी का ब्लड है इसका, इसमें थोड़ा ना एंटीबॉडी बनेगी, इसके अगेंस्ट खुद के अगेंस्ट थोड़ी ना बनेगी। ये अगर ए मैं दूसरी बॉडी में देता हूं
तो उस बॉडी में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, ये तो लेकिन बोलने में आएगा, एंटीजन ए रहता है इस पे, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको याद रखना। और ये बी ब्लड ग्रुप है, इस पे कौन सा एंटीजन होगा, इस पे भी बी एंटीजन ही होगा। बट ये क्या इसकी खुद की बॉडी में एंटीबॉडी बनाएगा क्या बी के अगेंस्ट? नहीं, ये बोलना चाह रहा है ये बी एंटीजन इस बेसिस पे बोलते हैं कि ये अगर ब्लड ग्रुप किसी दूसरी बॉडी में जाता है जहां पे बी ब्लड ग्रुप नहीं है, तो वहां पे ये एज एन एंटीजन काम करेगा उस बॉडी के लिए, तो उस बॉडी में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। किसके अगेंस्ट? इसके अगेंस्ट बनेगी। ये बात समझ में आई? तो अब मैं ए ब्लड ग्रुप में ये बी ब्लड ग्रुप देता हूं, तो तकलीफ कहां पे है इस इंसान को, क्या दिक्कत हो रही है? ये लगा लो ये ए वाला है और इसकी वेसल में घूम रहा है यूं, लो लाल कलर का ब्लड बनाता हूं, पूरा फील दिलाता हूं हाथ में, लो भाई लो, ये जा रहा है ब्लड, इधर दिख रहा है कौन सा ब्लड है ये ब्लड है ए ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, और ये क्या है बी ब्लड ग्रुप। अब ए के अंदर एंटीजन ए है तो अपनी खुद की बॉडी में तो एंटीबॉडी बनाएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे हम। हमने दिया है ए वाले के अंदर बी ब्लड ग्रुप, क्या हमने दे दिया? बी ब्लड ग्रुप दे दिया इसको, ब्लू से बना लेते हैं बी को, बी ब्लड ग्रुप जिसपे एंटीजन क्या किसके अगेंस्ट था? बी के अगेंस्ट ही था, मतलब ये अपनी खुद की बॉडी में तो काम करेगा नहीं। अब ये बी ब्लड ग्रुप इसके ब्लड में हम इसका ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो इससे क्या होगा? ये बी ब्लड ग्रुप चला जाएगा यहां पे, इस पे एंटीजन किसके अगेंस्ट था? बी के। अब इसकी खुद की बॉडी में तो ये बनाएगा नहीं एंटीबॉडी, बट ए वाले ब्लड के अंदर जैसे ही ये बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन जाता है ये बी वाला, तो इसकी बॉडी का ये जो लाल ये रेड कलर था, ये जो इसमें एक ब्लड ग्रुप था, ये इसको लगेगा ये भाई साहब कौन आए हैं, ये इनको तो मैं पहली बार देख रहा हूं जिंदगी में, ये बी एंटीजन, क्योंकि इस बॉडी के लिए तो नया है। क्यों है नया? क्योंकि ए ब्लड ग्रुप पे तो एंटीजन ए होता था, इसको तो ये जानता पहचानता है, इसके अगेंस्ट तो नहीं बनाएगा क्योंकि इसकी बॉडी का पार्ट है ये। बट ए के अलावा अगर कुछ भी आएगा तो क्या ये ब्लड उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा क्या? ऑब्वियसली बनाएगा। अगर ए ब्लड ग्रुप है और यहां से बी ब्लड ग्रुप का बी एंटीजन इस बॉडी में घुस जाता है, तो क्या ये बी एंटीजन इस बॉडी के लिए नई चीज नहीं है क्या, फॉरेन चीज नहीं है क्या? तो ये बी ब्लड ग्रुप के बी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, और एंटीबॉडी बनाएगा तो आपने डाल भी दिया ना ब्लड, तो जितना टाइम एंटीबॉडी बनने में लगता है ना उतने टाइम तक रुकेगा बस ये। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये उस इंसान की बॉडी इस ब्लड को क्या कर देगी, एंटीबॉडी बना के खत्म कर देगी, सारी आरबीसीज का हीमोलाइसिस कर देगी, तोड़ देगी। तो आपने पैसा खर्च किया, सामने वाले से ब्लड भी लिया और वो बर्बाद कर दिया उसके अंदर डाल के, और वो पहले बेचारा परेशान था, उसको एक्सीडेंट में सारा ब्लड लॉस हो रखा था, ऊपर से उसका इम्यून सिस्टम और चालू करवा दिया, किस चीज में? जो ब्लड दिया उसको ही खत्म करवाने में। तो देख रहे हो डबल डबल नुकसान कैसे हो रहे हैं इसमें। तो एक बात बताओ, चलो अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं यहां पे। अब ये है ए बी ब्लड ग्रुप, इसमें कौन से एंटीजन होंगे? दोनों होंगे, ए एंटीजन भी होगा और यहां पे एजी लिख देता हूं, ए एंटीजन का एजी, और इसको ब्लू में बनाते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा थोड़ा सा। ये बी वाला है इसमें, और इसमें बी वाला एंटीजन भी है, ठीक है जी। अब देखो, इस भाई साहब का एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है, इसको ब्लड चाहिए। अब इसको ब्लड चाहिए, ये हूं मैं और ये भी मैं ही हूं केस पिछला, मतलब चलो मैं ये नहीं हूं, ये कोई और है, मतलब थोड़ा फील ले लिया था मैंने ए बी से, तो बी से है ये कोई दूसरे भाई साहब। अब ये ए के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा? ए, और बी के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा? बी एंटीजन होगा। अब ध्यान से देखना प्लीज। अब मैं यहां पे इसकी ब्लड वेसल बना दूं, इसका एक्सीडेंट हो रखा है, लो जी ऐसी बनती है मुझसे, बस लो थोड़ा सा फील आ जाएगा तो इसलिए ब्लड वेसल, ठीक है। अब इस ब्लड वेसल में ये ब्लड है और ये वाला ब्लड भी है, मतलब दोनों ही ब्लड ग्रुप है। ये बोल सकता हूं क्या मैं, ए भी है और बी भी है। तो इस इंसान का जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके पास ब्लड ग्रुप में ए भी है और बी भी है, या मैं बोल सकता हूं इसमें ए के अगेंस्ट एंटीजन भी होगा और इसमें बी के अगेंस्ट भी एंटीजन होगा। सही बोला कि गलत बोला मैंने? सही बात है भाई, ए बी ब्लड ग्रुप जिसका है तो उसमें ए के अगेंस्ट भी उसकी बॉडी में एंटीजन होंगे और बी के अगेंस्ट भी एंटीजन होंगे। अब वो एक अलग बात है, इसकी खुद की बॉडी में है तो यहां पे तो एंटीबॉडी बनाएगा नहीं, किसी और को देगा तो शायद वहां पे बना दे, ठीक है। अब ये ए ब्लड ग्रुप वाला जब इसको ब्लड देता है ए बी वाले को, तो क्या होगा,
इस पे कौन सा है एंटीजन? ए एंटीजन है। तो इसके अगेंस्ट इसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनेंगी कि नहीं बनेगी, ये बता दो। नहीं बनेंगी। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी में ये ऑलरेडी पहचानता है, जानता है ए एंटीजन को, उसको पता है कि मेरी बॉडी के अंदर है। तो इसमें अगर ए ब्लड ग्रुप वाला ये ए एंटीजन के साथ ब्लड दे रहा है तो ये समझेगा ठीक है यार अपना ही पार्ट है, कोई नई चीज नहीं लग रही मेरे को, क्योंकि ये हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था, कोई फॉरेन चीज नहीं है उसके लिए वो, ठीक है। अब ये बी ब्लड ग्रुप वाला जिसके पास बी एंटीजन था, ये ए बी वाले को ब्लड देता है, तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा? क्या? क्यों? यस तो इसके लिए जो बी एंटीजन अगर दूसरे ब्लड से आता भी है तो उसके लिए वो फॉरेन चीज नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी में पहले से वो बी एंटीजन है, ठीक है, फेयर है। अब देखो, अब मैं तीसरा एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं। मैं हूं वो, तीसरा एग्जांपल मैं हूं वो, ये मैं नहीं था इनमें से, ये तुम थे, लगा लो, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप मैं बनाऊंगा ओ, मतलब बनाऊंगा नहीं, मेरा ओ ही ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ओ उसमें भी चलो वो बात बाद में के लिए रखता हूं थोड़ी सी। मेरा ओ ब्लड ग्रुप है, अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मेरा ब्लड लॉस हो जाता है, आप में से कोई देने आता है मेरे को ब्लड, सर हम बचाएंगे आपकी जान, ठीक है यार बचा लो। हमारा ब्लड ग्रुप तो ए है, लेकिन ओ का मतलब क्या होता है? इस ब्लड के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं मिलेगा, तो कोई भी एंटीजन नहीं है इसमें ओ में। तो अगर ए ब्लड ग्रुप वाला जिसमें ए एंटीजन है यहां पे इसको ब्लड देगा अपना, तो क्या होगा? ये बताओ, दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? ए वाला अगर ब्लड ग्रुप में डालता हूं जिसमें ए एंटीजन है, तो ये ब्लड ग्रुप ओ था मेरा एक्सीडेंट हुआ, ब्लड लॉस हुआ, और मैंने ए वाले से ब्लड ले लिया, तो क्या इसमें इस ब्लड में एंटीबॉडी बनेंगी कि नहीं बनेंगी? इसके अगेंस्ट बनेंगी कि नहीं बनेंगी? आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं है, गलती होगा ना ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा उससे ज्यादा? मैं भी गलत बोल देता हूं कई बार, क्या हो गया? गलती होगा ज्यादा से ज्यादा, बोलो आप कॉन्फिडेंस में, क्या लगता है आपको? अगर बनेंगी ना एंटीजन एंटीबॉडीज, क्यों बनेंगी? क्योंकि मेरी बॉडी में कोई एंटीजन था ही नहीं, और नया एंटीजन गया तो मेरी बॉडी बोलेगी ये फॉरेन चीज है मेरे लिए, मैं एंटीबॉडी बनाऊंगी, ठीक है, जायज बात है बॉडी की। अब क्या मैं बी वाले को बोलता हूं यार चलो तेरा तो काम नहीं किया यार, तू भाई तू दे दे यार जल्दी, ये भी आता है, अरे मैं देता हूं रुको, ये बी वाला आता है, बी वाला क्या बोलता है? मैं दूंगा आपको ब्लड। मैंने कहा ठीक है तुम दे दो भाई। बी, इस पे एंटीजन कौन सा रहेगा? बी एंटीजन। अब मेरा क्या ब्लड ग्रुप है? ओ है, मेरे में तो कोई एंटीजन है नहीं। अब ये ए वाला तो बाहर निकाल दिया, कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। अब बी वाले ने दिया फिर से, उसके अगेंस्ट मेरे ब्लड में एंटीबॉडी बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। क्यों? इसमें एंटीजन है बी वाला, और मेरी बॉडी में तो कोई एंटीजन नहीं है, तो मैं बोलूंगा, मेरी बॉडी बोलेगी ये तो नई चीज है, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती हूं, ठीक है। अब क्या बचा? एक स्टूडेंट और था मेरे पास जो बोलता था कि ठीक है सर हम बचाना चाहेंगे आपको। मैंने कहा ठीक है तुम भी आ जाओ। तो उसका ब्लड ग्रुप क्या था? ये ए बी ब्लड ग्रुप था उसका, ए बी ब्लड ग्रुप था। तो उन भाई साहब ने मुझे क्या दिया? ब्लड दे दिया, और ब्लड दे दिया तो ये आगे यहां पे ए के अगेंस्ट एंटीजन आ जाएंगे, एंटीजन भी साथ में आएंगे उसके, और बी वाला जो है ए बी, मतलब ऑब्वियसली बात है ए बी साथ में है ना इसमें, तो बी के साथ भी एंटीजन आ जाएंगे इसके। तो मुझे बताओ मेरी बॉडी इस ए बी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बनाएगी। तो ओ ब्लड ग्रुप वाला बेचारा मैं ना तो ए ब्लड ग्रुप से ले पा रहा हूं क्योंकि मेरी बॉडी में एंटीजन नहीं था। ए के अंदर कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है। मेरी बॉडी फौरन समझ के एंटीबॉडी बनाएगी। बी ग्रुप वाले से लिया तो बी ग्रुप से भी नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि उसमें बी एंटीजन है, मेरी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। अब ए बी ब्लड ग्रुप वाले से लिया तो वो भी नहीं ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि ए और बी ब्लड ग्रुप में, ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, दोनों के अगेंस्ट। तो मेरी बॉडी में दोनों एंटीजन जाएंगे, मेरी बॉडी में तो एंटीजन था ही नहीं, तो उसको लगे कि ये दो एंटीजन कौन आए, उनके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनेगी। तो बात ये है कि मैं मर जाऊंगा अगर ऐसा हुआ तो। मैं ए ब्लड ग्रुप से लूंगा, वहां पे एंटीबॉडी बन रही है, बी से एंटीबॉडी बन रही है, ए भी डाल रहे हैं तो भी एंटीबॉडी बन रही है। तो कौन सा ग्रुप लेके आऊं मैं अपने आप को बचाने के लिए, बता दो। अब कोई बोलता है कि सर रुको मेरे पास ओ है, तो पहले क्यों नहीं बताया? सारा तो तुमने एंटीबॉडी, इम्यून सिस्टम खराब कर दिया मेरा, एंटीबॉडी बनवा के। अब ये ओ ब्लड ग्रुप जाएगा तो इसमें भी कोई एंटीजन नहीं है, इसमें भी कोई एंटीजन नहीं है, तो बेचारा ओ ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप का ही ब्लड ले सकता है।
तो उसको क्या बोल दूं मैं? यूनिवर्सल भिखारी। क्या वर्ड होता है उसके लिए? यूनिवर्सल डोनर हो सकता है। आप बोलोगे लेकिन आप तो रिसीव करने की बात कर रहे थे सर, डोनर की तो बात ही नहीं की आपने। अब डोनर की बात कर लेते हैं। लो, अब डोनर की बात करके दिखाता हूं, ध्यान से सुना, अब जल्दी जल्दी बताऊंगा थोड़ी। ये है ए ब्लड ग्रुप वाला, ये है बी ब्लड ग्रुप वाला, और ये जो तीसरे नंबर पे है ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला है, ठीक है। और ये हूं मैं, ओ ब्लड ग्रुप वाला। अब मैं आपको दिखाता हूं यूनिवर्सल डोनर क्यों होता है। ये ओ ब्लड ग्रुप अगर मैं ए ब्लड ग्रुप में देता हूं तो क्या कोई एंटीजन, कोई एंटीबॉडी बनेगी इसमें, इस ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट? क्यों? इसमें एंटीजन है ही नहीं, बनेगी कहां से? अब बी में देता हूं तो क्या बनेगी क्या? क्योंकि एंटीजन है ही नहीं इसके ऊपर। अब इस ए बी को देता हूं तो इस ए बी ब्लड ग्रुप मेरे अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा क्या? क्यों? क्योंकि एंटीजन है ही नहीं। इसको तो किसी में भी दे दो, जब किसी में एंटीजन ही नहीं है तो वो चीज बॉडी में जाने के बाद किसी भी बॉडी में भेज दो तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती। इसलिए वी कॉल ओ एज एन यूनिवर्सल डोनर। तो डोनर हूं मैं, ऐसा नहीं हूं, भिखारी वाला सीन नहीं है। तो आई एम ए यूनिवर्सल डोनर। बट अब एक वर्ड और होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। मतलब वो ऐसा इंसान है, वो इतना खुश नसीब है, उसका एक्सीडेंट अगर हुआ है तो वो बोलेगा भाई कोई भी दे दो आके, मेरा तो सब चल जाएगा, मेरे को टेंशन नहीं है। क्या बोलता है वो? मुझे कोई भी आकर के ब्लड दे दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं सबका ब्लड क्या कर लूंगा, ले सकता हूं, मैं सबका ब्लड दे सकता हूं। ठीक है यार, सबका ब्लड दे सकते हो तो क्या लगता है आपको कौन ले पाएगा सबका ब्लड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? ए बी। क्यों? लगा लीजिए बी दिया, इस ये बी यहां पे गया तो बी इसकी बॉडी में ऑलरेडी होता है एंटीजन, इसको नेचुरल लगेगा। ए गया तो इसकी बॉडी में ए भी ऑलरेडी है तो उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा क्योंकि ऑलरेडी एंटीजन है के अगेंस्ट इसके अंदर। और ओ में तो कोई एंटीजन होता ही नहीं है तो वो भी ले सकता है। तो ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। और ये ए बी की बात कर रहा हूं, ए बी क्या होता है? यूनिवर्सल ए बी रेसिपिएंट, सबसे रिसीव कर रहा है। और ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर। तो यही बात आपको मैं समझाना चाह रहा था क्योंकि ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। और ये ना इसलिए नहीं बताया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप एग्जाम में पता नहीं कितना अच्छा लिख कर आ जाओगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं अगर आप पढ़ रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, तो उनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, एग्जाम में आए और चाहे एग्जाम में ना आए, वो तो पता होना चाहिए आपको। वो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, जिंदगी जीने की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी, ठीक है। सब कुछ आईएएस बनने के लिए नहीं होता। तो ये चीजें आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए जी, ये जो सारी चीजें मैंने बताई है वही ज्ञान इन्होंने दिया हुआ है आपको, पीपीटी सेंड कर दिया तो आपको पता लग ही जाएगा। अब एक बात और होती है, मैंने आपको बताया कि मैं हूं ओ तो मैं सबको दे सकता हूं, या मैं ए बी ब्लड ग्रुप का हूं लगा लीजिए, तो मैं सबका खून ले सकता हूं, मैं रिसीव कर सकता हूं सबका। ऐसा है क्या? अगर मैं ए बी पॉजिटिव हूं, क्या मैं ए बी नेगेटिव का ब्लड ले लूंगा क्या? ध्यान से बताना। या मैं ए बी नेगेटिव तो ए बी पॉजिटिव का ले लूंगा क्या? पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है? आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, अब्सेंट है तो नेगेटिव। आरएच फैक्टर क्या होता है? रेसिस मंकी फैक्टर होता है। वो बंदरों में देखा गया था, फिर बाद में पता लगा इंसानों में भी होता है, हम भी बंदर से कम नहीं है, फिर पता लगा हो हम भी बंदर से आए हैं। तो वो रेसिस मंकी फैक्टर, आरएच फैक्टर उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो जो आरएच फैक्टर होता है, रेसिस मंकी फैक्टर होता है, अगर प्रेजेंट है किसी इंसान में तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और वो प्रेजेंट नहीं है तो वो कोई नेगेटिव चार्ज नहीं हो रहा है, बस वो प्रेजेंट नहीं है इसलिए नेगेटिव बोल रहे हैं उसको, ठीक है। तो अगर किसी में आरएच फैक्टर है तो वो तो सबका ही ले सकता है, मेरी बात समझ रहे हो? उसकी खुद की बॉडी में एंटीजन है ना, बाकी में किसी में नहीं है तो वो ले लेगा। बट अगर कोई नेगेटिव है वो पॉजिटिव वाला ले सकता है क्या? क्योंकि पॉजिटिव मतलब यहां पे आरएच फैक्टर है और इसकी बॉडी में आरएच फैक्टर जाएगा तो इसके अगेंस्ट इस बॉडी में एंटीबॉडी बनेंगे कि नहीं बनेंगी? बनेंगी, ठीक है। अब एक बात होगी ये, अब सुनो तीसरा केस बताता हूं आप लोगों को, बढ़िया बात, प्रैक्टिकल बात बताता हूं। एक केस होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। कौन कौन मतलब समझता है इसका, बता सकता है कोई? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का क्या मतलब होता है? चलिए,
embryo get destroyed in the first trimester. ठीक है, चलिए अच्छी ट्राई करी आप लोगों ने, ऑलमोस्ट सही आंसर दे दिया। मैं इसका एग्जैक्ट मतलब बता देता हूं आपको। एरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब फिटालिस, ऑलमोस्ट सही आंसर ही दिए हैं वैसे आपने सब। अब जो RH नेगेटिव मदर होगी, RH नेगेटिव, और पहला जो बच्चा होगा उसके प्रेगनेंसी में, पहले बच्चे की बात कर रहा हूं, इस पे फोकस कीजिएगा ध्यान से। उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो चिल होकर दुनिया से बाहर निकलेगा, उसको कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है बताता हूं। मदर है, इसको एक तो कलर चेंज करते हैं, बहुत ज्यादा ये ग्रीन सा हो गया, लाइट ग्रीन। मदर का वोम्ब है यहां पे, ठीक है, ये वाला यूट्रस है, ये वाला, ठीक है। अब बच्चे को बना देते हैं ऐसे, ठीक है। नहीं, इसको बनाएंगे हम ग्रीन कलर से, कारण है इसका एक, बताता हूं क्या कारण है बाद में। अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा, ये लगा लीजिए, मदर क्या है, RH नेगेटिव है, और बच्चा क्या है, वो पॉजिटिव है। अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जैसे बच्चा बाहर आएगा तो उस दौरान बच्चे का जो ब्लड होता है, ब्लीडिंग जो होती है, वो ब्लड मदर के ब्लड में मिक्स हो जाता है। या मैं बोल दूं, जो RH फैक्टर था इसमें, पॉजिटिव बोला ना बच्चा मैंने, RH पॉजिटिव है, तो जो RH फैक्टर बच्चे का होता है वो मदर के ब्लड में चला जाता है। अब एंटीबॉडी ऐसा तो है नहीं कि 1 सेकंड में बन जाएगी, एकदम से मार देगी बाहर आके बच्चे को। ब्लड में चला गया, मदर के ब्लड में है वो, बट बच्चा तो बाहर आ गया ना दुनिया में, इसको क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है इसको, है इसको कोई दिक्कत नहीं है। बट जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, जब दूसरी प्रेगनेंसी होगी, उस टाइम तक मदर की बॉडी में, जब वो पहला बच्चे का पार्चुरेशन हुआ था, जब वो बच्चा बाहर आया था, उस टाइम पे जो ब्लीडिंग मिक्स हुआ था मदर का और बच्चे का ब्लड, तो बच्चे का जो RH फैक्टर था वो उस मदर के ब्लड में था, तो उसको पूरे 6, 7, 8, 9 महीने, 10 महीने जब अगली प्रेगनेंसी तक मिल चुके हैं अच्छे खासे, तो मदर की बॉडी में उस RH फैक्टर के अगेंस्ट क्या है, एंटीबॉडीज भर भर के बनी हुई है, ठीक है, भर भर के एंटीबॉडीज बनी हुई है। अब दूसरी प्रेगनेंसी होती है मदर की, और दूसरी प्रेगनेंसी में भी ये जो बच्चा होता है वो क्या होता है, RH पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव उसका ब्लड ग्रुप होता है, क्योंकि उसका जो मेल पार्टनर था, जो उसके हस्बैंड थे, वो क्या थे, वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था उनका, तो पॉजिटिव तो आएगा। ये मदर क्या थी, नेगेटिव थी। अब फिर से बच्चा पॉजिटिव है, फिर से क्या होगा, फिर से प्रेगनेंसी होगी, और फिर से इनका आपस में ब्लड क्या होगा, क्रॉस होगा, मतलब बच्चे का ब्लड मदर में जाएगा, मदर का ब्लड कुछ बच्चे में जाएगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब पार्चुरेशन का टाइम आता है उस टाइम पे। तो वहां पे क्या होगा, जब मदर का ब्लड बच्चे में जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, एंटीबॉडी जो मदर की बॉडी में पहले से बनी हुई थी वो क्या करेंगी, वो फिटस में चली जाएंगी, और फिटस को, अब 2 केस बनते हैं यहाँ पे। एक तो ये होता है कि चलो किसी तरीके से उसने 8-9 महीने निकाल लिए तो भी मरना ही है उसको, और दूसरा आपने जो बताया था कि पहले ही मर जाएगा, क्योंकि मदर की ब्लड सप्लाई से ही तो बच्चा जिंदा रहता है, हालांकि वो ऊपर से आती है, ऐसा क्रॉस नहीं होता है कुछ, उसका अलग से बनता है, क्योंकि आपको पता भी होगा, चलो वो चीज अलग हो जाएगी, उसको मैं छोड़ देता हूं 1 मिनट के लिए। तो आप ये समझें, जो एंटीबॉडी पहले से बनी हुई थी मदर की बॉडी में, और बच्चा फिर से पॉजिटिव हो जाता है, तो ये एंटीबॉडीज बच्चे के अंदर, बच्चे के ब्लड के अंदर जाएंगी, और बच्चे के ब्लड के अंदर जाएंगी तो उसका जो आरबीसीज है बच्चे का, उस आरबीसीज का क्या हो जाएगा, अगर एंटीबॉडी जा रही है तो हीमोलाइसिस हो जाएगा, तो सारी की सारी आरबीसीज का क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो इसको क्या बोला, इरिथ्रो मतलब क्या होता है, आरबीसीज, ब्लास्टोसिस हो जाएगा, क्या, इरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाएगा, क्योंकि मदर की जो एंटीबॉडीज थी वो उसकी आरबीसी पे जाके चिपकेंगी और उनका क्या कर देंगे, उनको ब्लास्ट कर देंगे, उड़ा देंगे उनको, उनका लाइसिस कर देंगे। तो इसको हम बोल देते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। फिटेलिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि फिटस के अंदर ये सब हो रहा है, पेट के अंदर ही, ठीक है जी। तो मैंने आपको ब्लड ग्रुप बताया, ब्लड ग्रुप के बाद मैंने आपको बताया एबीए ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीजन क्या होते हैं, और कैसे यूनिवर्सल डोनर ओ को बोला जाता है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट एबी को क्यों बोला जाता है, किसमें कौन सा एंटीजन होता है, कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है। दूसरी हमने क्या बात करी, हमने RH फैक्टर की बात करी कि RH फैक्टर का भी एक रोल होता है, और उस RH फैक्टर से भी अगर ब्लड ग्रुप का ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे आप शेयर नहीं कर सकते हो। उसमें हमने एक एग्जांपल देखा जो बहुत ही कॉमन होता है, जो अभी तक भी मैं जब छोटा होता था बहुत सारे एग्जांपल सुनता था कि यार सेकंड प्रेगनेंसी में बच्चा मर गया, सेकंड प्रेगनेंसी में तो बोलते हैं कि क्या हस्बैंड को छोड़ दें, क्या नहीं, हस्बैंड को नहीं छोड़ना है, लेकिन उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट होता है, वो इंजेक्शंस लगते हैं, वो अगर आप लगवा लेंगे तो वो वाली प्रॉब्लम वहां पे
नहीं बनती है, वो पहले से उसका प्रिवेंशन करना पड़ता है। पहले से क्या करना पड़ता है, उसका प्रिवेंशन करना पड़ता है। पता लग जाता है तो सारी एंटीबॉडीज का हम सिस्टम करके रखते हैं, ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं, उसके अंदर जो मदर के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं बिल्कुल सप्रेस हो जाती है, नामात्र हो जाती हैं वो, ताकि प्रेगनेंसी में दिक्कत ना आए। लेकिन वो इंजेक्शन तभी तो लगाएंगे जब हमें पता होगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों को पता नहीं होता था, तो ऐसे बहुत सारे केस, खासकर गांव में ऐसे बहुत सारे केस मिलेंगे, सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा मर जाता है बार बार। ठीक है, तो ये इसके कारण होता है। एक हमने ये चीज इसमें देखी। उसके बाद हम देखेंगे एनिमल के अंदर कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है यार, देख लेना आप। कैटल वाले को क्या बोलते हैं, बोवाइन ब्लड ग्रुप, बोला सिस्टम, भोला सा होता है ना कैटल, तो बोला सिस्टम उसका होता है इसके अंदर, बोवाइन ब्लड ग्रुप बोलते हैं, इन शॉर्ट इसको भोला बोल देते हैं। ठीक है, कितने होते हैं इसके अंदर, 60 एरिथ्रोसाइटिक एंटीजेनिक फैक्टर होते हैं। इनको हमने 11 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। किसमें, काऊ के अंदर। अब बोलोगे कि सारे याद करेगा, मत करो याद, मन करे तो कर लेना, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस नाम याद कर लेना क्या होता है, वो तो हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लड वॉल्यूम में क्या बोलना चाह रहे हैं, ब्लड वॉल्यूम में सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं जो टोटल एनिमल का वेट होता है उसका कुछ परसेंट, उसका 7 से 9% आप मान के चले, सिवाय पोल्ट्री को छोड़ दो बस, बाकी सारी स्पीसीज में लगभग 7 से 9% जो उसका बॉडी वेट होता है उसका 7 से 9% ब्लड वॉल्यूम होता है उसका। लगा लीजिए 100 अगर बॉडी वेट है तो 7 से 9 लीटर उसका ब्लड उसके अंदर है। ठीक है, जब पोल्ट्री के केस में क्या है, ये 4 to 5% ही होता है। पोल्ट्री के केस में 4 to 5% ही होता है। बस ये जो जनरल कॉमन सेंस की बात है, पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए आपको। कभी कहीं पे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो थोड़ा एक्सपेंड करने में ये चीजें काम आ जाती हैं। अगर किसी ने 7 to 9% सुना ही नहीं है तो वो क्या ही करके आएगा फिर। प्लाज्मा एक्सपेंडर्स की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है, वी कॉल इट प्लाज्मा, जो कि 55% पार्ट होता है ब्लड का। और उस प्लाज्मा में भी क्या होता है, 90 to 95% तो वाटर ही होता है। अब हम बात कर रहे हैं उस प्लाज्मा को एक्सपेंड करने की, उसको बढ़ाने की। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो यही बात करेंगे उसको बढ़ाना क्यों है, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि प्लाज्मा को हमें एक्सपेंड करना पड़ रहा है प्लाज्मा एक्सपेंडर्स को दे करके। देखो, प्लाज्मा को एक्सपेंड 2 कंडीशन में करना पड़ सकता है। जब ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो कम हो जाए। बोलोगे सर ये तो एक ही कंडीशन हुई। जब दूसरी कंडीशन सुनो, जब ब्लड के अंदर प्लाज्मा बहुत ही ज्यादा कम हो जाए तो दूसरी कंडीशन हो जाएगी। जो नॉर्मल कंडीशन है जिसमें प्लाज्मा कम हो रहा है, डिहाइड्रेशन की वजह से, डायरिया की वजह से, वोमिशन की वजह से लिक्विड बाहर जा रहा है आपका, तो वी कॉल इट हाइपोवोल्यूमिक, हाइपोवोल्यूमिया। भाई थोड़ा वॉल्यूम जो है वो थोड़ा कम हो गया तो उसमें आप क्या करो, डाल दो भाई क्या, प्लाज्मा एक्सपेंडर, ताकि वॉल्यूम उसका बढ़ जाए। और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो, अब वॉल्यूम क्यों बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहे, सभी जगह पे ब्लड जाता रहे। अगर ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा, उतना लिक्विड नहीं डालेंगे उसमें, तो प्रेशर इतना कम हो जाएगा, विस्कोसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी उसकी कि वो आगे नहीं जा पाएगा। सारे के सारे वाइटल ऑर्गन्स में वो परफ्यूजन नहीं हो पाएगा, घुस नहीं पाएगा। ठीक है, परफ्यूजन मतलब वो अंदर नहीं घुस पाएगा, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो गया, इसलिए प्लाज्मा दे देते हैं उसमें। और दूसरा किस में देते हैं, जब शोक में चला जाए इंसान। और पहले वाली में तो सिंपल डिहाइड्रेशन था, वोमिटिंग, डायरिया, ये वाला इसकी वजह से हो रहा था। और जो मैं ये वाइटल ऑर्गन्स के अंदर पेनिट्रेट या परफ्यूजन की जब बात करता हूं, जब यहां तक बात पहुंच जाती है कि इतना कम ब्लड हो चुका है, शोक, किसी शोक की वजह से या बर्न हो गया है इंसान, इसकी वजह से, उस शोक मतलब कोई बड़ी हरकत हो रही है ना, ब्लड में कोई बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो हम उसको शोक बोल देते हैं। ठीक है, तो वाइटल ऑर्गन्स के अंदर परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है, और वहां पे नहीं हो पाएगा तो उसके लिए भी हमें प्लाज्मा एक्सपेंडर्स को ही यूज करना पड़ेगा। तो यही 2 बात दी है हाइपोवोल्यूमिया में और शोक के अंदर, यहाँ पे यही बात बोली गई है। एक्सपेंडर्स में ये बोलना चाह रहा है कि 2 तरह के होते हैं, एक आपका कोलोइड होता है और दूसरा क्या होता है, कौन बताएगा, क्रिस्टलोइड्स। ठीक है, ये दोनों आगे रखे हुए हैं। क्रिस्टलोइड में क्या बोलना चाह रहा है कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़े से। ठीक है, ये कैपिलरी के थ्रू, कैपिलरी जो वॉल्स होती हैं उनके थ्रू पास कर सकते हैं एंड इक्विलिब्रेट विद द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अगर कैपिलरीज से वो आर पार फ्लूइड जा रहा है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वो कम ज्यादा कर सकता है कि नहीं कर सकता, कौन भाई साहब कर सकते हैं ऐसा, ये क्रिस्टलोइड्स कर सकते हैं। तो these are the solutions containing electrolytes and small molecules that can pass through capillary walls and equilibrate with the interstitial fluid. एग्जाम्पल क्या आएंगे इसके, सैलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड दे दिया। ठीक है, बिल्कुल 1% मान लो आप, लेकिन सोचो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चलो एक नहीं मानते, 0.9% सोडियम क्लोराइड देते हैं हम इसमें। ठीक है, और रिंगर्स लैक्टेट बोल दो या लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन बोल दो, रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन हम इसमें दे देते हैं। ये दोनों ही रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन जो है और जो 0.9% सोडियम क्लोराइड है, क्या है ये दोनों ही
क्रिस्टेलोइड्स हैं, और ये क्रिस्टेलोइड्स जो हैं कैपिलरी वॉल को पार करने की क्षमता रखते हैं, परमिएबल होते हैं वो, और उसके बाद वो अगर परमिएबल हैं कैपिलरी की वॉल से वो आगे जा सकते हैं, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो वॉल्यूम है उसको भी कम और ज्यादा वो कर सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई। अब यहां पे आ जाओ कोलोइड्स में। कोलोइड्स में क्या बोलना चाह रहा है, ये थोड़े से, ये मैंने शायद लार्जर मॉलिक्यूल बोल दिया था, इसमें क्रिस्टलोइड स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी अगर मैंने ऐसा बोला हो तो। कोलोइड्स देखो नाम से भी क्या लग रहा है, वैसे नाम से छोटा लग रहा है, वैसे है बड़ा, ये भूल जाओ इसको, ये ट्रिक नहीं थी कुछ, ठीक है, बताना मुझे लगा ऐसा हो जाएगा। कोलोइड्स जो हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स होते हैं दैट रिमेन विद इन द ब्लड स्ट्रीम। अब देखो कॉमन सेंस की बात अगर फिर से करते हैं इसको, क्रिस्टलोइड्स कैपिलरी वॉल से परमिएबल होकर के इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कम ज्यादा कर सकते हैं, तो इसका मतलब इनका साइज जो है वो कम ही होगा, क्योंकि वो कैपिलरी वॉल्स को पार कर पा रहे हैं, परमिएबल हैं वो। और जो कोलोइड्स हैं उनका साइज अगर बड़ा है तो ऑब्वियसली वो उनको कैपिलरी से वो उसको ब्लड जो मेन ब्लड स्ट्रीम है उससे बाहर निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं जा सकते हैं। जो कोलोइड्स हैं वो मेन ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही रहेंगे। ठीक है। कोलोइड्स आर लार्जर मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स दैट रिमेन विद इन द ब्लड स्ट्रीम exerting an osmotic effect that draws fluid back into the blood vessels। मतलब ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही रहेंगे, इसी को गाढ़ा करने का काम करेंगे, इसी का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाएंगे, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो इसके आसपास का जो यहां पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसको या ड्रा बैक करके क्या कर लेंगे, ब्लड के अंदर मेन ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये फ्लूइड को भी अब्जॉर्ब करके आसपास के फ्लूइड को ये ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा हो तो जो ब्लड वेसल के नीचे वाला फ्लूइड है उस फ्लूइड को वो अपनी तरफ अब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब्जॉर्ब क्यों करा रहे हैं, आसपास के ब्लड वेसल का जो फ्लूइड है उसको ब्लड वेसल में अब्जॉर्ब क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, हाइपोवोल्यूमिया, हमें वॉल्यूम बढ़ानी थी ब्लड की। क्यों, क्योंकि प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो कहीं पे ब्लड जा नहीं पाएगा। अब प्रेशर बढ़ाना है तो उसके एक ही तरीका है, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए ब्लड की। अब ये बोल रहे हैं कि वॉल्यूम भाई साहब दो तरीके से बढ़ा सकते हैं हम बोलते हैं कौन से दो तरीके, एक तरीका तो ये है, पहले वाला जो क्रिस्टलोइड था, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, आप लो उनको ब्लड में देंगे सीधा, और ब्लड से जाकर के वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को भी जाकर के ठीक करेंगे, और वहां से जाकर के फिर ओवरऑल सब कुछ ठीक होगा। और दूसरा तरीका क्या है कि भाई आप कोलोइड दो, वो ब्लड स्ट्रीम में ही रहेंगे, टेंशन मत लो, किधर नहीं जाएंगे, वो ब्लड स्ट्रीम में ही रहेंगे, ब्लड स्ट्रीम में रह करके ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाएंगे, और उसके बाद जो आसपास का जो फ्लूइड है उस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से उस आसपास के फ्लूइड को भी उठा करके ब्लड वेसल के अंदर ले आएंगे, तो उससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात यह है कोलोइड और क्रिस्टलोइड्स की। ठीक है जी, समझ में आई होगी, इतना मुश्किल नहीं है। अब देखो बफर सिस्टम्स होते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या होता है, बफर सिस्टम्स। बफर का मतलब मैंने क्या बताया था, पहले तो ये देख लो, ब्लड की पीएच 7.35 से 7.45 होती है, और बफर सिस्टम का मतलब मैंने बताया था जो ये रेंज दी गई है इसी रेंज के बीच में इसको मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, एक होता है आपका बायोकार्बोनेट बफर सिस्टम। बायोकार्बोनेट क्या होता है, इसमें देखो SCO3 और आपका ये कार्बोनिक एसिड हुआ। ठीक है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में क्या होता है, व्हेन ब्लड बिकम्स टू एसिडिक, यानी कि जब पीएच बहुत लो हो गया, यानी कि हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा हो गए होंगे, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तभी तो एसिडिक होगा, तभी लो पीएच बोलेंगे उसको। तो उसमें क्या करेगा, ये जो बायोकार्बोनेट आयन है, इस पे नेगेटिव चार्ज रहता है, ये जो बायोकार्बोनेट आयन है ये इन हाइड्रोजन आयन को चिपका करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें H2CO3 में। तभी तो ये बाइकार्बोनेट में दोनों ही होते हैं ना, दोनों ही होते हैं। ये अगर ज्यादा एसिडिक हो रहा है तो ये H पॉजिटिव इससे मिलेगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू H2CO3। अब ये H2CO3 किस में कन्वर्ट होगा, ये H2 का H2 नीचे लिख देता हूं। ठीक है, अब एक ऑक्सीजन 3 है यहां पे, एक यहां पे ले लेता हूं, तो क्या बना, वाटर बन गया, और यहां पे क्या बचा, CO2। तो CO2 को रेस्पिरेशन से बाहर निकाल देंगे। तो बेसिकली ये देखो, ये चीज थी दो, ज्यादा एसिडिक हो रखा था तो ये हाइड्रोजन आयन इसने लिया, H2CO3 बना, H2CO3 से फिर H2O और फिर CO2 को निकाल दिया बाहर। तो जो ज्यादा एसिडिक थी उसको एसिडिटी को रोक दिया, और ज्यादा बेसिक अगर हो रहा है तो क्या होगा, ये वाला जो कार्बोनिक एसिड है इससे एक हाइड्रोजन आयन लूज कर देगा ये, और ये हाइड्रोजन आयन जैसे ही लूज करेगा तो H पॉजिटिव की वजह से जो पीएच जो बहुत बेसिक हो गया था वो थोड़ा सा एसिडिटी की तरफ आने लग जाएगा। मतलब बेसिकली जो रेंज है ये यूं जाएगी थोड़ी सी आगे तो इसको पीछे कर देगा, पीछे जाएगी तो थोड़ा सा आगे कर देगा। कौन, ये बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, यही बात इसमें बोलना चाह रहा है और कुछ नहीं इसमें इसके अलावा।
फॉस्फेट बफर सिस्टम भी आप अभी के लिए बस इतना ही देखिए, फॉस्फेट बफर सिस्टम भी होता है जो कि ब्लड के अंदर एक्ट करता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बाइकार्बोनेट होता है, इसलिए थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है सर। काम क्या रहता है इसका, ये हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। हमने बफर में यही तो पढ़ा, अगर एसिडिटी ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो उनको कम करना है तो उनको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर एसिडिटी ज्यादा नहीं है, बेसिक नेचर होता जा रहा है पूरा का पूरा, तो उससे क्या होगा, हम हाइड्रोजन आयन को डोनेट करवा देंगे। तो फॉस्फेट बफर में भी यही तो बोल रहा है, दे कैन एक्सेप्ट और दे कैन डोनेट हाइड्रोजन आयन टू हेल्प रेगुलेट द पीएच, ठीक है साहब। प्रोटीन बफर में भी यही होता है, जैसे ये काम कर रहा है, इसमें ये हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंड हो जाते हैं अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी हो तो। तीन हमने पढ़ लिया, प्रोटीन बफर, फॉस्फेट बफर और बाइकार्बोनेट बफर। हाँ जी, तीन बफर बताए हमने, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और प्रोटीन वाला, ठीक है साहब। अब आ जाओ ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच ड्यूरिंग द रेस्टिंग एंड वर्किंग फेजेस इन ड्रोट एनिमल्स, ठीक है। रेस्टिंग फेज में तो कुछ नहीं, सांस ही लेता है एनिमल, इतने ज्यादा बफर का काम नहीं आता, होता भी है तो बहुत कम प्रेशर पड़ता है, रेस्पिरेशन से ही वो अपना काम चला लेता है, एसिडिटी वगैरह होती है उसको ठीक कर लेता है, क्योंकि कुछ ऐसा एसिडिक होता नहीं है रेस्टिंग फेज में। अब बोलोगे सर ऐसा वर्किंग में क्या हो जाएगा, ऐसा वर्किंग फेज में ऐसा क्या रिलीज होता है बॉडी के अंदर जिससे एसिडिटी बढ़ जाती है, कोई बताएगा मुझे, अगर वर्क कर रहे हैं हम बहुत ज्यादा। यस, लैक्टिक एसिड जो होता है मसल्स के अंदर वो रिलीज होने लग जाता है। मसल के अंदर रिलीज हुआ है तो ऐसा तो नहीं है कि वहां पे रहेगा, तो ऑब्वियसली वो ब्लड से होकर के ब्लड के अंदर उसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा, और उसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा तो उसके लिए हमें फॉस्फेट बफर को, बाइकार्बोनेट बफर को, इवन किडनी तक को काम आना पड़ेगा, क्या करने के लिए, उसकी एसिडिटी को, ब्लड के एसिडिक नेचर को ठीक करने के लिए। हालांकि एक बात मैं पहले ही बता देता हूं, जो किडनी होती है वो काम तो करती है बट उसमें घंटों से लेके दिन तक लग जाते हैं पूरे सिस्टम को कंपनसेट करने के लिए या ठीक करने के लिए या इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। तो ये जो फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट बफर होते हैं ना, या प्रोटीन बफर होते हैं, ये ही सबसे ज्यादा फास्ट एक्ट करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक बात है, ठीक है। किडनी से बहुत बड़ा टाइम लग जाता है ठीक करने में। तो सीधा ये बोल रहे हैं जो रेस्टिंग फेज है वो तो रेस्पिरेटरी रेगुलेशन से ठीक हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी पहाड़ वाली बात नहीं है। कैसे होता है ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था बाइकार्बोनेट वाला काम कर रहा है, ठीक है। बाइकार्बोनेट में क्या हुआ, जैसे CO2 निकलती है, अब CO2 से उसने तो बाहर निकाली थी, इसमें CO2, चलो मैं आपको बता ही देता हूं कैसे काम कर रहा है, क्योंकि मैं आधी अधूरी बात को छूट ना जाए, इसमें पूरा पढ़ के दिखा देता हूं आपको। When carbon dioxide is produced, वो वैसे ही कहानी है, when carbon dioxide is produced as a waste product of metabolic processes, it combines with water, तो उसने वाटर के साथ मिलकर के क्या बनाया था, कार्बोनिक एसिड, एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एसिड को कौन करता है कैटलाइज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज करता है, ठीक है साहब। तो एनहाइड्रेज से क्या होगा, ये डिसोसिएट कर देगा इसको बाइकार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में, ठीक है। अब CO2 रिलीज हुई तो CO2 ने क्या कर दिया, बेसिकली हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पे एसिडिटी बढ़ा रहा है वो। टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम बिकमिंग टू एसिडिक, एक्सेस हाइड्रोजन आयन आर बफर्ड बाय बाइकार्बोनेट आयंस, helping to maintain a stable pH, and the respiratory system plays a crucial role by regulating the rate and depth of breathing. अब rate and depth of breathing से क्या हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। When blood pH becomes slightly acidic due to increased CO2 levels, the animal will increase its respiration rate to expel the more carbon dioxide and reduce blood acidity, thus maintaining a near neutral pH। तो इस पूरी राम कहानी में दो ही बातें बताई हैं इन्होंने, इतना पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़वा दिया। ये बोलना चाह रहे हैं अगर CO2 रिलीज हो रही है बॉडी के अंदर तो CO2 किससे जाके मिलेगी, किससे मिलेगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम था ये तो है ही साथ में, ये वाटर के साथ जाके मिलेगी, ठीक है। CO2 किसके साथ जाके मिली, वाटर के साथ। अब इनको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, H2 तो है ही यहाँ पे, ये H2 ऐसे कैसे लिख दिया, और CO2 में एक O जोड़ दोगे तो CO3 हो जाएगा। और ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है। अब ये बोलते हैं कार्बोनिक एसिड पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम करेगा, जिससे H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन निकलेगा, प्लस में बाइकार्बोनेट वाला ये निकल जाएगा। तो ये हुआ, तो ये जो हाइड्रोजन आयन निकल रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। अगर मैं CO2 को जल्दी जल्दी सांस लेके बाहर ही निकाल दूं तो ये इसमें इतना कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, और ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो ये हाइड्रोजन आयन नहीं निकल पाएगा, तो एसिडिक हो ही नहीं पाएगा। और जो आप बोलोगे ऐसा थोड़ी ना होता है कि सर आप जल्दी जल्दी सांस ले रहे हो तो सारा CO2 बाहर निकल जाएगा। हाँ मान लिया निकल जाएगा, बट कुछ तो कन्वर्ट होगा ही, यस कुछ तो कन्वर्ट होगा ही। उस कुछ के लिए हमने क्या रखा है यहाँ पे, इट इज बफर्ड बाय
बाइकार्बोनेट आयन। तो बाइकार्बोनेट आयन वाला भी इसमें बफर जो सिस्टम है वो थोड़ी सी हेल्प कर देता है। कितनी हेल्प करता है? थोड़ी सी हेल्प कर देता है। और बाकी क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेगुलेशन से क्या होगा? अगर एसिडिटी ज्यादा है तो मेरे को ये बताओ, हमने दो बातें पढ़ी, एक तो रेट पढ़ा और एक डेप्थ पढ़ी। रेट का मतलब क्या कि मैं 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा हूं अंदर बाहर, ठीक है, ये होती है रेट। तो अगर हमें एसिडिटी कम करनी है तो रेट ज्यादा होना चाहिए हमारा या कम होना चाहिए? CO2 की वजह से बन रही थी वो एसिडिटी, CO2 की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कम होना चाहिए सर। अगर कम होगा तो आपको नहीं लगता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी के अंदर ही रहेगी? रहेगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर रहेगी तो फिर वो वाटर के साथ मिलेगी और फिर वो कार्बोनिक एसिड बनाएगी, और कार्बोनिक एसिड टूटेगा तो फिर वो हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट में टूट जाएगा, और ब्लड के अंदर फिर हाइड्रोजन आयन आ जाएगा। तो बेसिकली अगर CO2 बॉडी के अंदर रहती है तो वाटर के साथ मिलकर के हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी? तो हमें मेक श्योर करना है कि ये जो CO2 है ये जल्दी से जल्दी बॉडी से बाहर निकले। उसके लिए रेस्पिरेशन रेट जल्दी होनी चाहिए, और डेप्थ क्या होनी चाहिए? शैलो होनी चाहिए। क्या ऐसे थोड़ा सा सांस लेके बाहर निकाल दिया, या पूरा अंदर से सांस लेके पूरा बाहर निकालूं और रेस्पिरेशन रेट को भी ज्यादा करूं? यस। तो रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होना चाहिए, डेप्थ भी ज्यादा होनी चाहिए। अगर उल्टा करना है तो इसका शैलो होनी चाहिए फिर, और रेट भी कम होनी चाहिए। अगर उल्टा करना है, हमें बेसिक है और हमें नहीं चाहिए कि CO2 जल्दी बाहर निकाले, आराम से सांस लो, ठीक है। तो ये CO2 एसिडिक नेचर को अगर कम करना है तो रेस्पिरेशन रेट भी ज्यादा होना चाहिए और डेप्थ भी ज्यादा होनी चाहिए, और प्लस में अगर फिर भी कुछ ना कुछ बच करके ऐसे कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन आयन में, उसके लिए हमारे पास बाइकार्बोनेट बफर है। ये हमने बताया रेस्टिंग फेज के लिए बफर सिस्टम कैसे काम करता है उस पीएच को मेंटेन करने के लिए। पीएचई का तो रोल चल रहा है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है तो पीएच कम हो जाएगा, उसको कम नहीं होने देना, ज्यादा रखना है तो CO2 को बाहर निकाल दिया, और जो पहले से हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ है उसको बाइकार्बोनेट बफर से थोड़ा कम कर दिया। वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। योगा करने से भी सर ये रेस्टिंग फेज पे ही आ जाएगा ना, जो हम लोग बिल्कुल बिल्कुल मान सकते हैं उसको, बिल्कुल मान सकते हैं उसको ऐसे। लेकिन इसमें ये बोलना चाह रहा है, यूजुअली अगर थोड़ा बहुत ऐसा प्रॉब्लम होता है ना रेस्टिंग फेज में, तो कई बार मन करता है अपना मन करता है कि गहरा सांस लें, उससे बड़ा रिलैक्स फील होगा, और होता भी है रिलैक्स फील उससे। तो हालांकि उसके फैक्टर और भी काफी सारी चीजें हैं, ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जाती है तो सब जगह ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचती है, वो भी एक फैक्टर है। बट कई बार पेट सा भी खराब होता है, एसिडिटी हो रही होती है, तो ऑटोमेटिकली मन करता है कि थोड़ा सांस थोड़ा गहरा लें, डेप्थ में लें, ठीक है। तो क्योंकि बॉडी चाहती है का मतलब ये नहीं है कि बस चाह रही है वो। एक बात बताओ, आप लोगों को भूख लगती है, लग जाती है, तो बॉडी की डिमांड, ब्लड से सेल चिल्ला के बोल रही है, आपके अंदर की जो सेल बैठी हुई है लाखों करोड़ों सेल, वो चिल्ला के बोल रही है खाना दो खाना दो, तभी आपको फीलिंग आती है कि मेरे को खाना खाना है, ठीक है। वैसे ही हम जब डेप्थ में रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो बॉडी हमें बोलती है कि करो, क्योंकि हमें महसूस हो रहा है, हमें चाहिए वो चीज, इसलिए आपका मन करता है वो चीज करने का, ठीक है। क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट अंदर से आपकी व्हील्स के थ्रू, आपके सेंसेस के थ्रू वो रिक्वायरमेंट निकल रही है, ठीक है। तो इस पे ज्यादा वो करेंगे तो फिर वो बोलेंगे बाबा जी वाली बात कर रहे हैं, बट हाँ ये चीजें सच होती हैं। मतलब अब इनको पता नहीं कितना पढ़ा जाता है, कितना समझा जाता है, इनको इस तरीके से कैसे पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है, बट मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ ये चीजें जो मैंने बोली हैं, मैं इन पे पूरा बिलीव करता हूँ, ये चीजें होती हैं, है ना। चलिए जी, अब वर्किंग फेज में देख लो, वही है, यही बोलना चाह रहा है, अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी ज्यादा बनेगी और जो लैक्टिक एसिड है वो भी ज्यादा आ जाएगा। तो बेसिकली मेन बात क्या है, वर्किंग एनिमल कर रहा है तो और भी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, और भी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो उसको बचाना है हमें। कैसे बचाएंगे? वही रेस्पिरेशन वाला चलने दो भाई, ठीक है, बाइकार्बोनेट वाला चलने दो, ठीक है, फॉस्फेट वाला भी चलने दो, ठीक है। अब किडनी भी यहाँ पे आ जाएगी, क्या आ जाएगी, रीनल रेगुलेशन भी आ जाएगा। लेकिन किडनी के लिए रीनल वर्ड यूज करते हैं ना अपन, तो रीनल रेगुलेशन भी यहाँ पे आ जाएगा। इसमें क्या बोलना चाह रहा था, किडनी, इसमें कुछ नहीं बोलना चाह रहा, ये बोलना चाह रहा है जो हाइड्रोजन आयन है ना, जो हाइड्रोजन आयन है उनको रीअब्जॉर्ब नहीं करेगी किडनी, जाने देगी बाहर यूरिन में कि जाओ भाई मरो जाके, क्योंकि बॉडी अगर तुम्हें रीअब्जॉर्ब किया तो तुम तो एसिडिटी बढ़ा दोगे, अगर एसिडिटी बढ़ा दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ब्लड में, पहले एसिडिटी बढ़ी हुई है। तो किडनी रेगुलेशन भी इसमें हेल्प करते हैं। जबकि किडनी की हमने वहां पे बात करी थी, क्या वहां पे हमारा पूरा फोकस था रेस्पिरेशन के ऊपर, प्लस में जो बचा हुआ था उसको बाइकार्बोनेट से खत्म कर दिया था। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सारे वपर सिस्टम्स की बात करेंगे, रेस्पिरेशन वाला तो चलो चल ही रहा है साथ के साथ, और प्लस में किडनी यानी कि रीनल रेगुलेशन की भी हम बात करेंगे, ठीक है जी।
यस। अब आप आ जाओ बायोकेमिकल टेस्ट के ऊपर। क्या? बायोकेमिकल टेस्ट एंड देयर सिग्निफिकेंस इन डिजीज डायग्नोसिस। में कुछ भी नहीं है, आप खुद से पढ़ सकते हैं, बट चलो ठीक है। कंप्लीट ब्लड काउंट में आपको पता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये सब देख लो आप, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट क्या होता है, मतलब कुछ बच्चों वाली बात है ना। ये वैसे यूजुअली ऐसा कोई क्वेश्चन बहुत कम आने के चांसेस रहते हैं, बट एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए। डिफरेंशियल व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट का मतलब क्या है? जितनी भी डब्ल्यूबीसी होती हैं, डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंट डब्ल्यूबीसी जो होती हैं, आप ये बताओ डिफरेंट डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना कितना है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि यार बेसोफिल्स का नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, तो क्या बोलूंगा? एलर्जिक रिएक्शन हो रही है। मैं बोलूंगा इजिनोफिल का ज्यादा बड़ा हुआ है, तो क्या बोलूंगा? कि भाई एलर्जिक रिएक्शन भी है, शायद पैरासिटिक इन्फेक्शन भी हो। तो उनके नंबर्स को डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जब देखते हैं तो उससे हमें एक आइडिया हो जाता है। मैं बोलूं बी लिम्फोसाइट बड़ी हुई है, तो हमें पता लगेगा बी लिम्फोसाइट कब बढ़ती है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी में, यानी ब्लड के अंदर जब कुछ हो रहा होता है तब ह्यूमोरल, मतलब ब्लड के अंदर इन्फेक्शन चल रहा है। भाई टी लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ा हुआ है तो कुछ ऐसा इन्फेक्शन है जो सेल्स के अंदर है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ना टी लिम्फोसाइट्स। तो सबका नंबर अलग अलग से काउंट हम कर लेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कहां पे कैसे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, एक आइडिया हो जाएगा उससे। बायोकेमिकल टेस्ट से हमें सिग्निफिकेंस क्या है उसका ये पता लग जाएगा। ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन में क्या होता है? जो स्मीयर में रख करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो यूजुअली हम क्या देखते हैं? उसकी शेप कैसी है, उसके अंदर कोई पैरासाइट तो नहीं घुसा हुआ है, और पैरासाइट घुसा हुआ तो उस पैरासाइट की शेप क्या है और वो कौन सी क्लास से आता है, तो वो सिग्निफिकेंस हो जाएगा ब्लड स्मीयर बनाने का। ये क्या सारे के सारे ब्लड एग्जामिनेशन में ही आते हैं। ब्लड केमिस्ट्री प्रोफाइल देखते हैं तो वो मैंने कल भी डिस्कस किया था आप लोगों से। ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या है, उससे ये लीवर, ये KFT हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट हुआ, लीवर फंक्शन टेस्ट हुआ। जो भी लीवर से फंक्शंस होते हैं लीवर के जो भी, और वो अपने फंक्शंस को कंप्लीट नहीं कर पाता है तो जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं वो ब्लड में ऐसे घूमते रहते हैं, और ब्लड में घूमते रहते हैं तो पकड़ में आ जाते हैं वो। जब ब्लड स्मीयर लेते हैं तो पता लग जाता है कि लीवर आपका अच्छा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर लीवर अच्छा काम कर रहा होता तो ये इन सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई कर देता, यानी उनका डिटॉक्सिफिकेशन कर देता। बट ये तो आपके ब्लड में मिल रहे हैं तो आपका लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अगर आपकी किडनी अच्छे से काम कर रही होती तो इन सब्सटेंसेस को फिल्टर करके बाहर निकाल देती, बट ये फिल्टर ही नहीं हुए तो आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही। कैसे पता लग रहा है फिल्टर हुए कि नहीं हुए? जो भी ब्लड हमने लिया उस ब्लड में हम क्या चेक कर रहे हैं? ग्लूकोज का क्या लेवल है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या है, क्रिएटिनिन का क्या है, लीवर एंजाइम्स का कितना है, टोटल प्रोटीन कितने हैं, एल्ब्यूमिन, ये सारी की सारी चीजों से हमें ये पता लग जाता है ब्लड के ये जो अपने अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, ये जो काम करते हैं, ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो वो बुरी चीजें नहीं मिलेंगी ब्लड में, और कर रहे हैं प्रॉपरली काम तो नहीं मिलेंगी, सॉरी, अगर प्रॉपरली काम करते हैं तो ये ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी ब्लड में, और प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसी चीजें मिलेंगी। अब लीवर कोई ऐसा है, कोई लीवर के अंदर कोई लीवर का काम क्या होता है? वैसे छोड़ो, मैं आपको बेसिक सी बात बताता हूँ। लीवर का काम क्या होता है? डिटॉक्सिफाई करना, चीजों को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब आपका लीवर अल्कोहल पी पी के ऐसा हो गया, सिरोसिस हो गया, इसमें फाइब्रोसिस हो गया, बड़ा बन गया, पूरा फैटी लीवर हो गया, तो ये बेचारा काम नहीं कर पा रहा। तो ये लीवर जिन भी चीजों को टॉक्सिफाई करता था वो चीजें ऐसे ही ब्लड में गोल गोल घूमती रहेंगी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। आपका जैसे ब्लड निकालेंगे और उसमें देखेंगे ओहो ये तो ब्लड में सर वो वाला सब्सटेंस मिल रहा है जिसको लीवर डिटॉक्सिफिकेशन जिसका कर देता है, बट आप वाले ब्लड में वो ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, मतलब आपका लीवर खराब है। तो आइडिया हुआ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वो सारी चीजें हैं, वो किडनी के लिए भी हो सकती हैं, सब अलग अलग सबका होता है। वहां पे अगर मैं लेसन लूंगा अलग अलग एक चीज को पढ़ाऊंगा तो वो अलग लेसन हो जाएगा 2 घंटे का। कोगुलेशन प्रोफाइल में क्या है? इसमें हम ये चेक करते हैं ब्लड की एबिलिटी को, कि ये क्लोट प्रॉपर टाइम पे कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने आप लोगों को बताया था जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है उससे चेक कर सकते हैं हम। प्रोथ्रोम्बिन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कितनी जल्दी हो रहा है, उसके कितनी जल्दी प्रोथ्रोम्बिन निकल करके थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो तो एक अलग बात थी। बट प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट कितनी जल्दी हो रहा है? कौन करता है प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट? फैक्टर 10th 5th फैक्टर के साथ मिलकर के 5 के साथ मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। वो कितना जल्दी एक्टिवेट कर रहा है और कितने प्रोथ्रोम्बिन के मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो रहे हैं और कितने टाइम में हो रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन टाइम, या बोल दो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन टाइम कितना है। तो उस टाइम के बेसिस पे हम क्या बता देंगे कि हाँ यार ये ब्लड की क्लोट करने की एबिलिटी बढ़िया है, या बहुत बढ़िया है, या बेकार है, या ठीक ठाक है, इतनी ठीक नहीं है, या स्टैंडर्ड है, जितनी होनी चाहिए बस उतनी है। ठीक है, बढ़िया का मतलब स्टैंडर्ड ही होता है वैसे। ठीक है, वैसे ही हम एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम से भी देख सकते हैं, बट प्रोथ्रोम्बिन टाइम याद रखना और कुछ नहीं है। फिब्रिनोजन का कंसंट्रेशन देख के बता सकते हो, ज्यादा प्रोथ्रोम्बिन बनेगा उतना ही थ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा, उतना ही उसमें फिब्रिनोजन की जो कंसंट्रेशन होगी उससे भी पता लग जाता है, क्योंकि फिब्रिनोजन भी वैसे तो ब्लड में घूमता ही रहता है, बट इसको आप छोड़ दो, ये यहाँ पे जाओगे ना, इनको अलग से समझाना पड़ेगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इनको आप
छोड़ दो, इनको क्रॉस कर दो, सिर्फ प्रोथ्रोम्बिन टाइम याद रख लेना, दैट्स इट बस। ब्लड गैस एनालिसिस, अब गैस में समझ में नहीं आता है, एकदम से दिमाग खराब हो जाता है, ब्लड के अंदर कौन सी गैस है, CO2 ऑक्सीजन नहीं होती, और कौन सी गैस है जो रेस्पिरेशन से होकर के गैस आती है, कोई ऐसी गैस नहीं है कि उसमें कुछ इनो डाल के ऐसी गैस निकल रही है, वैसा फील मत लिया करो। गैस कौन सी है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ऑक्सीजन है, वही बस उन गैसेस का क्या करना है, हमें एनालिसिस करना है। जैसे कोई पेशेंट आपने पड़ा हुआ देखा हो हॉस्पिटल में ICU में, उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चलता रहता है, कभी 95 जा रहा है, कभी 90 जा रहा है, 20-25 पे चला गया तो बोलने उठा के ले जाओ भाई मर जाएगा, ये नीला पड़ जाता है बिल्कुल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, जितना ऑक्सीजन ब्लड के अंदर है उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से नापा जाता है, उसको लिखा कैसे जाता है, PO2 लिख देते हैं, ठीक है। और PaO2 का मतलब क्या है, आर्टेरियल के अंदर, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है, ठीक है। बायोकार्बोनेट कितना है, pH कितना है, इन गैसेस के हिसाब से चलता है। वो भी अगर बहुत ज़्यादा CO2 हो जाएगा तो क्या होगा, वो वाटर के साथ मिल जाएगा, H2CO3 बनेगा, वो उससे फिर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो आपका pH इफेक्ट होगा उससे, और pH इफेक्ट होगा तो जो बायोकार्बोनेट कैसे काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, और बायोकार्बोनेट की कंसंट्रेशन कितनी है ब्लड के अंदर, वो चीजें भी कार्बन डाइऑक्साइड के और ऑक्सीजन के, या ऑक्सीजन छोड़ो, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ब्लड के अंदर इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, ठीक है। तो ये मेन तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही था, बट कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया बायोकार्बोनेट से कैसे वो करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा रिलीज होते हैं, तो उससे आपका pH भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये चीजें भी साथ में जोड़ के बता दी इसके कि हाँ यार ये भी चीजें इफेक्ट होती हैं इसकी वजह से। चलिए जी, अभी ESR सबको पता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंट क्या होता है, सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, यहाँ पे चीज छोड़ दिए पानी के अंदर, कितनी देर में यहाँ पे नीचे आकर के वो बैठ जाएगी, 10 सेकंड में बैठेगी, 20 में, कि 30 में, कि 50 में। अगर 50 सेकंड में RBC आकर के बैठती है, ये स्टैंडर्ड टाइम है, और ये आकर के 10 सेकंड में बैठने लगती है नीचे, तो इसका मतलब क्या है, कौन बताना चाहेगा, इसका मतलब क्या है, उस डेंसिटी कम हो गई। हाँ मतलब देखो डेंसिटी में ये आपका डेंसिटी तो बड़ी है, क्योंकि अगर वो नीचे जल्दी आ रही है तो भोज उसमें जो डेंसिटी है वो बड़ी है, वो तब जल्दी आ रही है ना। और मेन बात क्या है, मतलब वो भारी हुई है, मैं ये बोल सकता हूँ क्या, RBC भारी हुई है, उसका वेट बढ़ गया है। यूजुअली क्या होगा, RBC का वेट कब बढ़ेगा, अब कोई ऐसा तो है नहीं कि RBC बच्चे पैदा करती है, उसमें इन्फेक्शन होगा तो भारी बन जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, भारी हो जाएगी इन्फेक्टेड होकर के, और जैसे ही वो इन्फेक्ट होकर के भारी होगी तो उसका ESR जो है वो क्या बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा, मतलब टाइम तो घटेगा और बढ़े, ESR टाइम तो घटेगा, लेकिन सेडिमेंटेशन रेट को अगर मैं बोलूंगा तो मैं क्या बढ़ूंगा बोलूंगा कि घटूंगा बोलूंगा, अगर जल्दी नीचे जाता है तो। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, नीचे बैठना, और रेट का मतलब क्या होता है, कितना जल्दी नीचे बैठ रहा है। तो कितना जल्दी नीचे बैठ रहा है, वो जल्दी बैठेगा कि लेट बैठेगा नीचे, अगर इन्फेक्शन होकर भारी हो रखा है वो, है ना। तो ESR अगर बढ़ रहा है, यानी कि RBC का सेडिमेंटेशन रेट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे जल्दी जाएगा, या मैं बोल दूं उसमें टाइम कम लगेगा, एक ही बात है। बच्चे इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, सर ESR बढ़ेगा, आप टाइम बता रहे थे, तो वो तो ESR वो घटना चाहिए बढ़ना चाहिए, हाँ ठीक है, ESR तो बढ़ेगा और जो नीचे जाने का टाइम है वो घटेगा, मतलब कम हो जाएगा, वो टाइम 10 सेकंड में जा रहा था तो 5 सेकंड में जाएगा, क्यों, क्योंकि ESR बढ़ चुका है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, हाँ जी क्लियर है क्या, ठीक है, डाउट है तो पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये बोलते हैं, इट मेजर्स द रेट एट विच द रेड ब्लड सेल्स सेटल इन ए वर्टिकल कॉलम ऑफ ब्लड ओवर टाइम, ठीक है जी। वर्टिकल, ये यहाँ पे ये ब्लड ही है, इसके अंदर RBCs हैं, इसको ला करके हमने रख दिया, इसके अंदर हमने एंटीकोगुलेंट मिला दिया ताकि ये कोगुलेट ना हो, और हमने चेक किया कि इसकी RBCs कितनी देर में नीचे आके बैठती हैं। जो स्टैंडर्ड थी, वो स्टैंडर्ड RBC वो बहुत लेट आकर के लगा लीजिए 1 मिनट में बैठती हैं। अब यहाँ पे ये इन्फेक्टेड RBC थी, इन्फेक्टेड RBC जो थी 30 सेकंड में बैठ रही है, मतलब वो उनमें वेट बढ़ चुका है, मतलब वो नॉर्मल नहीं बची हैं, वो भारी हो चुकी हैं, इन्फेक्शन के कारण या किसी और बीमारी के कारण, जो भी रीजन है वो भारी हो चुकी है। यूजुअली ऐसा होता है जब वो भारी हो जाती है और वो बढ़ जाता है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक चीज है वो। हाँ जी, अब ब्लड pH एंड इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस डिटरमाइंस द pH एंड लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोसाइड, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड से पता लग जाता है, जो जितना ब्लड के अंदर होता है उससे क्या मेजर कर लेते हैं हम, ब्लड pH एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है साहब। एसेंशियल फॉर डायग्नोसिंग
डायग्नोजिंग एसिड बेस इम्बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर। कुछ नहीं है, बकवास सब है, इसको छोड़ दो। सीरम लिपिड प्रोफाइल में क्या देखते हैं, वही देखते हैं भाई, जो लिपिड पैरामीटर्स होते हैं, लिपिड मतलब फैट, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की बातें चल रही है यहाँ पे, इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हम इसमें चेक करते हैं। इट हेल्प असेस द कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो इससे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ क्या है, मतलब कार्डियो का मतलब क्या, हार्ट, और वैस्कुलर मतलब आर्टरीज जितनी भी घूम रही है बॉडी के अंदर, आपकी जितनी भी आर्टरीज हैं, जितनी भी वेन्स हैं, उनमें कोई कोलेस्ट्रॉल जमा तो नहीं हुआ। अगर जमा हुआ है, नैरोइंग डाउन हो रही है, तो प्रॉब्लम हो रही है बॉडी को। आने वाले टाइम में हो सकता है इस्चीमिया हो जाए, आपका ब्लड फ्लो ही एक पार्ट पे रुक जाए, होता है ना, यहाँ पे अगर इसका ब्लड फ्लो रुक जाता है तो क्या होता है, यूजुअली यहाँ से जाने लगता है ब्लड दूसरी आर्टरी से या दूसरे वेसल से काम चलाने लगता है अपना। बट अगर बड़ी आर्टरी के अंदर ही इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर उसका कोई रास्ता नहीं है। उसका एक ही रास्ता है, जैसे कि अगर हार्ट में मैंने आपको बताया मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है, उस इन्फेक्शन में उस क्लोट को दूर करने के लिए क्या दिया था हमने, कोई बता दो मेरे को जल्दी से, अगर बता सकते हो तो, मतलब मजा आ जाएगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में उस क्लोट को डिजोल्व करने के लिए हमने क्या दिया था उसको, कैटेगरी बता दो उसकी। क्या, टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, यहां पे पढ़ा था हमने। मतलब इतनी पीछे की स्लाइड्स का आपको याद रह गया, तो मतलब जबरदस्त मेमोरी है आपके, तो मेरे को याद नहीं था क्योंकि ये तो, हाँ ये देखो कहाँ पे पढ़ा था हमने, वो हार्ट वाला यहाँ पे था क्या, ये तो निकालना पड़ेगा मेरे को अंदर से, है कि आपने यहाँ पर सर जो हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ ये रहे यहाँ पे ये था, राइट, ये रहा, यस, दैट वाज टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जिसकी वजह से अगर इमरजेंसी में हमें यूज करना पड़े जो कोगुलेट करने के लिए उस क्लोट को, तो हम क्या यूज करते हैं, टप्पा यूज करते हैं, उसको ऐसे थप्पड़ लगा देते हैं, जल्दी से भागो भाई इमरजेंसी है यहाँ पे। तो वेरी गुड, आपको याद था, बहुत अच्छा लगा मेरे को, मतलब आपने इतना फोकस करके सुना कि पिछली स्लाइड्स का आपने कुछ फैक्ट है एकदम से बता दिया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डॉक्टर के पे, बहुत ही अच्छा लगा। तो आज की क्लास आपका होपफुली सारी स्लाइड्स हो गई हैं, पर मैं लास्ट स्लाइड में जाके चेक कर लेता हूँ, ऐसा कोई स्लाइड तो नहीं बची है। हाँ जी, हाँ ये आपके लास्ट स्लाइड थी जो सीरम लिपिड प्रोफाइल हम पढ़ रहे थे। यूनिट 1 थोड़ा सा लेट कंप्लीट हुआ है, एनिमल न्यूट्रिशन में भी ऐसा ही हुआ था, यूनिट 1, 2, 3 में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, एकदम से नहीं भाग सकते हैं कि एकदम से भाग के सारा सब्जेक्ट खत्म कर दो, शुरू में थोड़ा सा आराम से करना होता है, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में बने, आपको थोड़ा मजा आए पढ़ने में, ऐसा ना लगे कि करना पड़ रहा है क्या यूपीएससी, थोड़ा मजा आना चाहिए, स्टार्टिंग में उतना रहना चाहिए, कि वैसे भी इतना टाइम खराब कर देते हैं, तो थोड़ा बहुत 15 मिनट आधा घंटा यहाँ पे पहले लेक्चर्स में लग जाती है, ये यूनिट 1 में लग जाती है, तो आप उसको ऐसे मत समझिए कि बहुत लेट हो जाएंगे, नहीं लेट होंगे, इसको मैं बताता हूँ, आने वाले 5 से 6 लेक्चर में पूरा फिजियोलॉजी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बट शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपके अंदर घुसना पड़ता है, आपको सब्जेक्ट को आपका थोड़ा फ्रेंड बनाना पड़ता है, कि देखो इसमें मजे की बात भी है, ऐसा नहीं है कि बोर करेगा आपको, हाँ इसमें मजा भी आने वाला है, थोड़ा वैसे करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा, कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर लेक्चर ऑफ करते हैं।